बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय करे होंगे। आज की सुबह इसलिए भी खुशगवार है कि फ़ाइनली मुल्क में रौनकें बहाल हो रही हैं, लॉकडाउन का ख़ात्मा होने जा रहा है और मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो रवां दवां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की रौनकें बहाल रखें, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का हम जो है वो आगाज़ करेंगे। अगस्त का महीना है और जब भी अगस्त आता है तो हम सब के चेहरों पर खुशी आ जाती है, जश्न की कैफियत जो है वो हम सब अपने इर्द गिर्द देखते हैं। सब्ज़ रंग के परचम, झंडियाँ, बैजेस, बैंड्स और हर तरफ जो है वो पाकिस्तानी परचम लहराना शुरू कर देते हैं। तो जी हम भी ये अगस्त की रौनकें मना रहे हैं और जश्न आज़ादी की तमाम तर जो हैं वो रानाइयों को उजागर करने, रोशनियों को उजागर करने के लिए पेश हैं। और आज का टॉपिक भी कुछ इसी हवाले से है जिसमें आज़ादी के रंगों को सेलिब्रेट किया जाएगा, अगस्त की बहारों को सेलिब्रेट किया जाएगा और सबसे अहम हमने जिस तरह से कुर्बानियाँ दे के अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को हम याद करेंगे, उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को जिन्होंने इस वतन की खातिर अपने जानों के नजराने पेश किए, इतनी मुश्किलात जो हैं वो उठाएं ताकि हम अपने वतन में खुशी के साथ, आज़ादी के साथ और अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज हम जो है वो अगस्त की जो है सारी रोशनियों को सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है वो कुछ तारीख़ के झरोकों को भी याद करेंगे, तहरीक आज़ादी को याद करेंगे, कौम के लिए नज़रिए की क्या अहमियत है, यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को। और आज का पहला टॉपिक भी यही है कि कौम के लिए नज़रियात की अहमियत और ज़रूरत क्या होती है। नज़रिया क्या है बेसिकली, इसके मायने क्या हैं, नज़रिए की कौन कौन सी इक़साम हैं, नज़रिए की वजूहात क्या होती हैं, क्यों एक कौम को नज़रिए की ज़रूरत पेश आती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा मुल्क, हमारा ये प्यारा वतन पाकिस्तान नज़रिए की बेस पे हासिल किया गया है। तो इस आइडियोलॉजी को समझना, इसके हवाले से बात करना और फिर इसकी हिफाजत के लिए ख़ुद को सामने लाना, कोई ना कोई किरदार अदा करना कितना ज़रूरी है। बिलखुसूस बात होगी नौजवानों के हवाले से कि हम अपने नौजवानों को किस तरह से बता सकते हैं कि वो नज़रिए की पहचान करें, नज़रिए के तमाम तर जो हैं वो कंपोनेंट्स को समझें, इन फैक्टर्स पर गौर करें जो कि हमें नज़रिए के हवाले से बताता है और फिर इस नज़रिए की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हाफ में हम बात करेंगे तहरीक आज़ादी के हवाले से, उसके पस मंज़र को जानेंगे और करारदाद के हवाले से बात होगी, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे भी कहेंगे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या कोई सजेशन आपके माइंड में हो कि जश्न आज़ादी आप किस तरह से मनाना चाहते हैं और आप किस तरह से मना रहे हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आप तहरीक आज़ादी में किस तरह से जो है वो इस वक्त जश्न आज़ादी में पेश हैं और इसको मनाने के लिए किस तरह से एफर्ट करें, किस तरह से तैयारी करें, आपके बच्चे किस तरह से तैयारी करें, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कीजिएगा। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जो ये मौसम की सूरत हाल आपने जानी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर उज़्मा ज़ैदी साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, माहिर कानून है एडवोकेट अतीक रसूल साहब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। आज के तीसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं जी, माहिर तालीम है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आबिद अली सिंधु साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सबसे पहले उज़्मा साहिबा आपसे, नज़रिए के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, आइडियोलॉजी को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नज़रिए के मायने जानना कितना ज़रूरी है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे कि नज़रिया किन अवामिल से बन के जो है वो सामने आता है और इसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। जी, नज़रिए की जब हम बात करते हैं तो नज़रिया जो है वो एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, बिलीव्स है, ठीक है, कि आप किस चीज़ पे आगे जा रहे हैं और आपके लिए जो आपका कल्चर है वो उसके बारे में क्या कहता है, आपका एक क्राउड जो है, आपकी कौम जो है वो उस बारे में क्या बात करती है। जब हम कंपोनेंट्स पे आते हैं नज़रिए की, तो कंपोनेंट्स उसके हमारे पास 4 आ जाते हैं। कॉमन रिलीजन, ठीक है, कि आपका मजहब जो है वो आपका एक होना चाहिए। दूसरा आपका जाता है कॉमन कॉज, ठीक, मकसद आपका, ठीक है, मकसद क्या है आपका। तीसरा आपका आता है कॉमन कल्चर, ठीक है, आपकी सकाफत क्या है। चौथा आपका आता है सिंसियर डेडिकेशन। अब जब ये 4 अनासिर, 4 अवामिल बनते हैं तो फिर वो नज़रिया बनता है। और जब हम बात करते हैं नज़रिया पाकिस्तान की, तो हम देखते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान में हमें ये चारों जो अनासिर हैं वो बहुत खूबसूरत अंदाज में सामने आते हैं। कॉमन रिलीजन, इस्लाम हमारा मज़हब जिसके खातिर हमने पाकिस्तान बनाया। कॉमन कल्चर आपका, ठीक है, हम एक मुसलमान हैं, हमारा एक कल्चर है। कॉमन कॉज, ठीक है, कि हमें क्या था कि हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने लिए एक वतन बनाना था जिसका नाम हमने पाकिस्तान रखा। और जब बात होती है सिंसियर डेडिकेशन की, तो फिर उसमें एक लंबी फहरिस्त है जिसमें सर फहरिस्त हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नज़र आता है। बिल्कुल नज़र आता है। बड़ी खूबसूरती के साथ उज़्मा साहिबा ने जो है वो नज़रिए की तारीफ़ बयान की है, नज़रिए के मायने के हवाले से बताया है। नज़रिए की जो इक़साम उन्होंने बताई, मैं चाह रही हूँ अतीक साहब से हम इस हवाले से बात करें। अतीक साहब, इल्मी नज़रिया होता है, मजहबी नज़रिया होता है, सियासी नज़रिया होता है, इन तमाम को समझने के लिए हमें आइडियोलॉजी के मायने जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये हमारी ज़िंदगियों में अहमियत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से इसकी तारीफ़ कर दी, इसका अनासर भी उन्होंने जो है वो शेयर कर दिए। देखना ये है कि ये इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है, क्या इसका बेसिकली इसको आइडियोलॉजी कहते हैं, आइडिया और लॉजी। इसके जो आइडियाज़ जो हैं वो आपके ख्यालात और फिर जो इसको इसकी तालीम को, इसको पढ़ने को, इसको समझने को जो है वो उसने आइडियोलॉजी के जो है वो मिक्स कर दिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कैसे आपकी जो सेट ऑफ थाट्स है, सेट ऑफ बिलीव्स है, वो जाके एक नज़रिए पे रुकता है। और उसमें फिर हमने ये देखना है कि कैसे लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं, लोग कैसे इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसकी कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो इसको एक जगह पर इकट्ठा करती हैं और इसको आप जो है वो नज़रिया या आइडियोलॉजी कहते हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, जिस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, मज़हब को हासिल है, पॉलिटिक्स को हासिल है, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हासिल है, आप कैसे अपनी इकोनॉमी के हवाले से सोचते हैं, कैसे आप अपने मज़हब के हवाले से सोचते हैं, कैसे आप जो है वो अपनी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसके हवाले से सोचते हैं। जब उन तमाम चीज़ों को आप समझते हैं, परखते हैं और फिर अपने इर्द गिर्द आप उनको जो है वो मेंशन करते हैं, उनका जो है वो आप उनका तजर्बा करते हैं, तो फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं। फिर आपका कनेक्शन जो है वो अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, जिसमें आप समझते हैं कि लोग नज़रियाती तौर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये फ़र्द से अफराद और फिर अफराद से फिर ये कौम की तरफ जो सिलसिला चलता है, बेसिकली ये इसी तरीके से जो है वो चलते जाते हैं। इसी में फिर आपने सुना होगा सोशलिज़म है, इसमें लिबरलिज़म है, इसमें कंजर्वेटिज़म है। लोग जो लिबरल हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, और जो इसमें दरमियान में कुछ नरम तबीयत के लोग हैं वो तमाम जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को समझ आना शुरू हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं नज़रिए को जो है वो रूह से तशबीह देता हूँ। अगर आपका एक जिस्म है उसमें नज़रिया नहीं है तो फिर आप जो है वो रूह के बगैर हैं। और कौम की अगर आप अंदाज़ा कर लें, अगर किसी कौम का नज़रिया नहीं है तो वो इस हवाले से हजूम तो हो सकता है, लेकिन वो कौम उसको आप उसमें पूरी डेफिनेशन में आप उसको जो है वो नहीं आप उसको लाद सकते। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो थॉट्स हैं और बिलीव्स हैं लोगों के और उनका जो सोसाइटी के अंदर रहन सहन का तरीक़ाकार है, चाहे वो मजहबी हवाले से हो,
चाहे वो सियासी हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, वो तमाम चीज़ें मिल के जो है नज़रिया बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। आबिद साहब, इसमें क्या ऐड करेंगे? ये जो अगस्त के आते ही हमारे चेहरों पे खुशियाँ आ जाती हैं, एक जश्न की कैफियत होती है, इस कैफियत को महसूस करना और फिर अपने असल की तरफ लौटना, अपने नज़रिए की तरफ लौटना कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, क्यों हमने ये वतन हासिल किया, इसको समझना मैं चाहती हूँ कि आप इसके हवाले से हमें मदद फराहम करें। देखें जी, हमारे चेहरों पे जो खुशियाँ हैं वो 2 वजह से हैं। डेफिनेटली हर साल अगस्त में हमारे चेहरों में खुशियाँ आती हैं, और एक रिसेंटली जो पैंडामिक ये जो हम इस एक बड़े ही डेंजरस ईरा से गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खुशियों की दो वजह हैं। और जैसे आस्ता सा बहरहाल देखें जी, जैसे मेरे दोनों शुरका ने कहा कि एक नज़रिए की हिस्ट्री होती है, उसको हम कभी भी ओवरलुक नहीं कर सकते, और एक उसका फ्यूचर होता है। सही कि ये नज़रिया है, उसमें मज़हब भी आ जाती है, उसमें तारीख, उसके साथ साथ सकाफत, सब चीज़ें आई। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस नज़रिए को हमने अप्लाई करना है, तो फिर अप्लाई करके हमारी अगली डेस्टिनेशंस क्या है जी। ये दोनों चीज़ें डिटरमिन होती हैं। अगर आप नज़रिया पाकिस्तान को देखें, आप दुनिया में बहुत सारे नज़रिया हैं, ठीक, मसलन वो साइंसी सब्जेक्ट्स के भी हैं, सोशल सब्जेक्ट्स के भी हैं, ये फिर कौमों के लिए भी नज़रिया है। तो नज़रिया पाकिस्तान की 2 बेसिक्स है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री कब से है? जब से मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आए थे। और आगे हमारी डेस्टिनेशंस क्या है, वो दैट इज़ इन फैक्ट वेरी वेल डिटर्मिन एंड डिफाइंड, लेकिन अभी हम उसमें उससे थोड़ा सा दूर हैं। जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कायदे आज़म ने तो इसको बड़ा कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया था, बिल्कुल ऐसे डिटर्मिन कर दिया था। तो नज़रिया पाकिस्तान की जहाँ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसे मुत्तफ़िक भी हूँ, और एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि इसकी एक खसूसियत ये है कि इस नज़रिए ने कैटेगोरिकली अपना ऑब्जेक्टिव मुतय्यन किया हुआ, डिटर्मिन किया हुआ है, और उस पर वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, रुकावटें तो आ रही हैं, वो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। ये इसकी खूबसूरती है। देखिए ना, कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जिस दिन बर सगीर का पहला आदमी मुसलमान हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि उस दिन एक आदमी मुसलमान नहीं हुआ था, एक शख्स मुसलमान नहीं हुआ था, एक पूरी नेशन जो सी वो एमरजेंसी ऑफ नेशन स्टार्ट हो गई थी। क्या बात है, वाह। और वो फिर आप देखें कि एक शख्स से अब मुसलमानों की जो तादाद है, और फिर देखें पाकिस्तान बना। मसलन कभी सोच भी नहीं सकते थे 1930 में जब अल्लामा इकबाल ने ये कायदे आज़म का तस्वुर, अंग्रेज़ का सूरज, अंग्रेज़ की सल्तनत पे तो सूरज गुरूब ही नहीं होता था। सही। और पहली दफ़ा होता है कि नहीं, वी नीड ए सेपरेट होमलैंड। क्या करना है, हमने अपने जो हमारी नज़रियाती असास है उसको हमने अप्लाई करना, उजागर करना, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको फ्लरिश करना है। उज़्मा साहिबा, जिस तरह से अभी आबिद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बल्कि हमारे तीनों मेहमानों ने नज़रिए की तारीफ़ बयान की, नज़रिए की मायनी बयान की, और नज़रिए की अहमियत को उजागर किया। अब हम उनसे ये जानेंगे कि नज़रिए के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जब ये सेट ऑफ आइडियाज़ फ्लरिश होते हैं, नरिश होते हैं, तो फिर किस तरह से एक आइडियोलॉजी सामने आती है, और फिर नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ को जानना, समझना कितना ज़रूरी हो जाता है और कितना आसान हो जाता है, इसके हवाले से उज़्मा साहिबा से हम जानेंगे। जब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास फैक्टर्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, अगर हम नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो फोर्स ऑफ इस्लाम। जब भी हम नज़रिया पाकिस्तान की बात करेंगे, आपको पता है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि ब्रिटिश एटीट्यूड। आपको पता है कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिश हमारे साथ क्या रवैया था। 1857 की जो जंग आज़ादी, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं और वो लोग उसको गदर का नाम देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पे मुसलमानों को तबाही की तरफ लेकर आ गया। हालांकि जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, लेकिन सारा मलबा जो था वो मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया। और यहाँ तक कि एक मुसन्निफ ने लिखा है कि मैंने कोई ऐसी बला आसमान से उतरती हुई नहीं देखी थी जिसने किसी मुसलमान के घर का रुख ना किया हो। और इतनी खूनरेज़ी हुई थी कि जो घोड़ों की जो टापें होती हैं वो खून में डूब गई थी। आप अब अंदाज़ा करें कि इस कदर खून बहाया गया था। तो मुसलमानों ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अपने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। हम 1857 से जब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर सर सैयद अहमद ख़ान का दौर आता है, जहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को उठाया। और कैसे उठाया? तालीम से। बिल्कुल, उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स, उनकी एजुकेशनल सर्विसेज। हालांकि बहुत से मामलात पे उनकी काफ़ी सर्विसेज हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं उनकी एजुकेशनल सर्विसेज की,
तो उन्होंने मुसलमान को तालीम देकर उसको वो प्लेटफॉर्म दिया पॉलिटिकली जिस पे खड़े होकर उसने आज पाकिस्तान का नारा लगाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें वहाँ से मिली। अब उसके बाद 1885 में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फॉर्म हो जाती है। जब 1885 में नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है, उसमें फिर सैयद अहमद खान कहते हैं कि नहीं जी, मुसलमानों ने क्या करना है, पॉलिटिकली उसके अंदर शामिल नहीं होना, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़रूरत है अपने आप को फ्लरिश करने की, अपने आप को उठाने की, अपने आप को जो है वो मजबूत करने की। फिर 1906 में हम आते हैं। 1906 का इवेंट आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो शामिल हुई, यानी ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने इस चीज़ पे जोर दिया और इस चीज़ को समझा कि अब हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है जहाँ से हम अपने जो हमारी मंजिल है, और हमारी मंजिल क्या है, पाकिस्तान। हालांकि उस वक्त कोई लफ्ज़ पाकिस्तान सामने नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ जहनों में उजागर थी कि हमने कुछ करना है, यहाँ पे हम मिसफिट हैं। सही, ठीक है। और इसी चीज़ के ऊपर फिर उसके बाद 1919 में आपकी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, शायद मैं बहुत तेज़ी में लेके जा रही हूँ। सही। 1990 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। खिलाफत मूवमेंट में कहीं भी हमें पाकिस्तान का जिक्र नज़र नहीं आता, लेकिन खिलाफत मूवमेंट वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसने मुसलमानों को पॉलिटिकली अवेयर किया। सही। जिसने मुसलमानों को बताया कि आपने किस तरह से अपने रास्ते का तयन करना है। उसके बाद फिर 1940 में हम आ जाते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और फिर 1947 में हमारा पाकिस्तान बन गया। बहुत सरसरी से अंदाज में मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया। बिल्कुल, इसको इन डिटेल हम ज़रूर जानेंगे आपसे, बिल्कुल ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और इसके हवाले से भी बात करेंगे कि जब हम तारीख़ के झरोकों को याद करते हैं, तहरीक आज़ादी की बात करते हैं, तो वहाँ हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, उनकी मुश्किलात नज़र आती हैं, उनको महसूस करना और उनको जो है वो आज याद करना, फिर इसके हवाले से बात करना और नौजवानों को ये पैगाम देना कि उन्होंने इस मुल्क की बका के लिए, इस नज़रिए की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना है, इस पर भी हम ज़रूर जोर देंगे। जैसे कि अतीक साहब, अभी हम उज़मा साहिबा से जाने थे, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा तारीख़ में जाने से पहले हम नज़रिए की बुनियाद पर जो है और नज़रिए की ज़रूरत पर थोड़ा सा एम्फेसाइज़ करें कि एक कौम के लिए नज़रिए की ज़रूरत कब होती है, कब एक कौम को एक आइडियोलॉजी के तहत जो है वो कुछ फ़ैसला करना होता है या कुछ डिसाइड करना होता है। देखिए, जब कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रॉस्पर करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सही, और अपने आप को स्टैब्लिश करके अपना आप मनवाना चाहते हैं, तब उन्हें ज़रूरत पड़ती है नज़रिए की। बिल्कुल, उन्हें तब इकट्ठा होना पड़ता है। और इकट्ठा वो किस पॉइंट पर होंगे, जब सब के अपने ख्यालात होंगे, एक सेग्रीगेटेड का सा जो है वो सिलसिला होगा, तब तो कभी हर एक की डायरेक्शन अपनी होगी। उन्हें डायरेक्शन बेसिकली चाहिए होती है। सही। और डायरेक्शन कैसे मिल सकती है, जब तमाम जो इंडिविजुअल्स उस टाइम पे होंगे वो एक किसी नुक्ते पर इकट्ठे होंगे। बिल्कुल, उनके जो प्रोग्रेस करने के या आगे बढ़ने के या तरक्की करने के या आगे जो उनके मामलात हैं उनको आगे लेके चलने के ख्यालात जो है वो एक जैसे होंगे, उनका जो गोल है वो एक जैसा बिल्कुल, होगा। क्योंकि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उसके सोचने के ज़ाविये अलग हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पेश आती है कि एक नुक्ते पर इत्तेफाक किया जाए। देखिए ना, पहले सोच उनका ख्याल आएगा और उस ख्याल को वो फिर सबके सामने रखेंगे, और जो उन ख्यालात से मुत्तफिक होगा, जो इत्तफाक करेगा, वो उस पर प्रैक्टिकली अमल करेगा। तो ये बेसिकली आपको हिस्ट्री में नज़र आता है। आप दुनिया के मुख्तलिफ जो नज़रियात उन तमाम को देख लें, किसी एक का आइडिया था, उसने फिर अपना फ्लोट किया आइडिया, फिर उससे जो है जिन लोगों ने इत्तफाक किया वो उसकी लाइन में आ गए और फिर उन्होंने स्ट्रगल की। ये किसी भी नज़रिए के हवाले से आप उसको उठा के देख लें, दुनिया में जो मुख्तलिफ नज़रियात चल रहे हैं। अब आप मैं राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की बात करता हूँ, तो इसमें ज़ाहिर है दोनों तरफ बहुत ज़्यादा लोग हैं, दोनों इसको जो है वो पसंद करने वाले भी हैं, दोनों साइड पे इसको निगेट करने वाले भी हैं। फिर कंजर्वेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कदामत पसंद भी लोग हैं जो हिस्ट्री में रहना चाहते हैं, जो अपनी तारीख के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है तो अपना वो आइडिया फ्लोट करता है, और फिर उसको पसंद करने वाले जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो सामने आते हैं, फिर प्रैक्टिकली वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमने ये कदम उठाने हैं, हमने ये फलां काम कर रहे हैं, इसके ज़रिए हम जो है वो आगे आ सकेंगे। और फिर जब वो इकट्ठे होते हैं, एक नज़रिए पर मुत्तफिक हो जाते हैं, अमली तौर पर इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उन्हें इसके नताइज भी मिलना शुरू हो जाते हैं। यकीनन मिलना। जब ये पूरा एक सिलसिला चलता है, चेन चलती है पूरी, तो तब लोगों को नज़र आता है कि फ़लाँ जो लोग हैं उनका ये नज़रिया है और इसके तहत ये आगे चल रहे हैं, और इससे फिर लोग जो है वो मिलते चले जाते हैं। और अगर वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल, और इसमें ये सारी चीज़ें जो बेस कर रही होती हैं वो इनके ज़ाती ज़िंदगी के मामलात, इज्तमाही ज़िंदगी के मामलात, और उनका जो मकसद है
वो एक होता है और इसी के लिए उनकी एफर्ट्स भी होती हैं। डेफिनेटली, और यही एफर्ट्स हमें नज़र आती हैं जब हम तहरीक आज़ादी को देखते हैं, तहरीक पाकिस्तान को देखते हैं। नज़रिए की ज़रूरत पे जिस तरह से अतीक साहब ने बात की, आबिद साहब आप क्या समझते हैं आज कितनी ज़रूरत है हमें कि हम उसी नज़रिए को दोबारा से रिवाइव करें और इसकी हिफाजत में अपना किरदार अदा करें? देखिए जी, कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देते। वाह क्या बात है। देखिए, मैं आपने कहा रिवाइव करें, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरा और मैडम का भी ताल्लुक दर्स व तदरीस से है। जी जी। हम अपने यंगस्टर्स को जब देखते हैं, यंगस्टर्स के पास जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसको थोड़ा सा ट्रिम करने की ज़रूरत है, उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। शायद वो हमसे ज़्यादा पैट्रियाटिक है। हम लोगों ने, अब मैं आपको बताऊं कि 3 चीज़ें होती हैं किसी भी, कोई भी किसी इंसान के बारे में ना, एक उसमें खुद एतमादी होनी चाहिए, एक उसमें पेशबीनी यानी कि फार साइटेडनेस होनी चाहिए, और जो वो मुस्तकबिल में देखता है उसको हिस्ट्री को तज्जिया करने की, तारीख को तज्जिया करने में उसकी हैबिट होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर हम अपने नौजवानों में, नौजवान नस्ल में ये हम इंड्यूस कर दें कि हिस्ट्री क्या थी, ठीक, कौन कौन सी मुश्किलात आई थी, और उसके बाद देखें एज ए नेशन जो हमारे यंगस्टर हैं, दे आर वेरी, उनमें कॉन्फिडेंस शायद हमारी जनरेशन से ज़्यादा है। जब हम इस उम्र में थे, जब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो शायद हम लोग इतने पूरे एतबार नहीं, सही, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा ट्रिम करने की ज़रूरत है, इनको नज़रिया पाकिस्तान को रीडिफाइन करके किसी और शेप में उनको पेश करने की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल हमारा हम ये नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाए वो सिर्फ एक 50 नंबर का कोर्स और सिर्फ पास करने के लिए लोग पढ़ाएं। उनको पता होना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान बना था। लेट्स टेक, अगर सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, अगर सर सैयद अहमद खान की आप शख्सियत का मुताला करें तो हैरान होंगे कि वो इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने बाइबल की तफसीर लिखी। वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, होम्योपैथिक फिजिशियंस थे, और उन्होंने उस वक्त प्रूव किया था कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो एलोपैथिक से ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने कहा था कि अंग्रेज ने यहाँ पे क्यों आके डोमिनेट किया है, क्यों यहाँ पे हुकूमत की है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। सही, हम बड़े सगीर वाले लोग एजुकेशन के इतने पीछे रह गए, हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ठीक है। ये उन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो तालीम हासिल करें। आप तालीम हासिल किए बगैर आप, उन्होंने 1857 की जो जंगे आज़ादी थी उसकी मुखालफत की थी कि आपके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना क्या, ना तालीम, ना खुद एतमादी है। अगर आप बादशाह जफर, मैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ हिस्ट्री करूंगा, उसमें इतना एतमाद ही नहीं था कि किले से बाहर जाके लड़ सका। जब जनरल बख्त खान ने कहा था कि आओ लड़े, तो कहता नहीं जाओ फिर, तो क्या मतलब है कि उस कौम ने तो डूबना ही था, जिसने लाल किले से ले के हुमायूं के मकबरे में जब आप पनाह लेते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर उसके बाद ये तो एक खुद एतमादी, उसमें कोई फार साइटेड, इसी खुद एतमादी की बुनियाद पे दो कौमी नज़रिया सामने आता है जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, दो कौमी नज़रिया के हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कौम के लिए नज़रियात की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से, और नज़रिया पाकिस्तान को डिस्कस करें, दो कौमी नज़रिए के हवाले से बात करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम नज़रिए के मायने जान सकें और ये जान सकें कि नज़रिए की इकसाम क्या है, नज़रिया किन कंपोनेंट्स, किन फैक्टर्स से, किन अवामिल से मिलकर जो है वो बनता है। और जब एक नज़रिया नरिश होता है, फ्लरिश होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर
जमा होते हैं तो यकीनन वो अपना ऑब्जेक्टिव, अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। और यही हम नज़रिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक नज़रिए के तहत, एक आइडियोलॉजी के तहत एक प्लेटफॉर्म पर तमाम हम देखते हैं कि अफराद जमा होते हैं और फिर वो एक ख़ास जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं, एक ख़ास कोशिश का आगाज़ करते हैं जिसकी अचीवमेंट उन्हें पाकिस्तान की सूरत में मिलती है। अब इसी हिस्ट्री को हम रिवाइव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तारीख़ के पस मंज़र को और तहरीक आज़ादी के पस मंज़र को भी हम जानेंगे, ज़रूर इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करना चाह रहे हैं दो कौमी नज़रिए के हवाले से, क्यों ज़रूरत पेश आई दो कौमी नज़रिए की और दो कौमी नज़रिया बेसिकली है क्या, ये क्या डिमांड करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके पर्सपेक्टिव क्या हैं। आबिद साहब से मेरी गुजारिश है कि ब्रेक पे जाने से कबल जो आपकी बात रहती थी अब उसमें हम दो कौमी नज़रिए को भी ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए जी, दो कौमी नज़रिया तो सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले, और उन्होंने दो चीज़ों को रिलेट किया था। मुसलमानों को दो कौमी नज़रिए की अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में उस वक्त ज़रूरत पेश आई जब इनकी अपनी ज़ुबान उर्दू पे, मसलन बनारस में कहा कि नहीं ये सरकारी ज़ुबान नहीं है, सही, ठीक है ना, क्योंकि उर्दू जौन सी थी वो हिंदुओं को उर्दू से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उनको दौरे गुलामी की याद दिलाती थी। और मैं एक बात ऐड करूँगा उस मसाबाकी की, जब उन्होंने कहा हमने अंग्रेज़ से गुलामी, आप ये देखें कि ये टू नेशन थ्योरी की वजह से एक हम उस कौम से भी आज़ादी ले रहे थे जो भी हम पे हुक्मरान नहीं हुई थी, हिंदू। अंग्रेज़ तो हम पे हुक्मरान थे ना, 1000 साल पहले मसलन मुसलमान थे, फिर 200 साल तकरीबन अंग्रेज़ रहे, और फिर बैक वक्त हमने एक स्ट्रेटजिकल फाइट थी कि अंग्रेज़ से डायरेक्ट हमने आज़ादी लेनी थी और हिंदुओं से भी बिल्कुल नहीं। तीन इसके फेजेस हैं, वैसे तो बहुत सारे फेजेस हैं लेकिन तीन फेजेस हैं। द इंट्रोडक्शंस ऑफ टू नेशंस थ्योरी, तारुफ कराया सर सैयद अहमद ख़ान ने। वो एक रिफॉर्मर थे, वो एजुकेशनिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि जी आप मुसलमानों को कहा कि आप तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करें। उसके बाद अल्लामा इकबाल आए, 1930 का खुतबा अलाहाबाद। उस खुतबे में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुसलमान बरे सगीर की वाहिद कौम है जो नेशन, एक कौम कहलाने के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड, हिंदू भी नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, तो ओनली नेशंस जो कि एलिजिबिलिटी होती है। एक नेशन कैसे बनती है, उनके पास एक किताब होती है, उनके पास एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, एक शरीयत होती है, और उसकी बेसिस पे वो एक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एक पैटर्न होता है बेसिकली। उसके बाद एक 1938 में एक तो हम खुतबा अलाहाबाद की बात तो करते हैं, फिर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के जो आपस में खतूत थे जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था 1938 में, और अब पता नहीं कायद आज़म ने, कहते हैं तारीख थोड़ी सी कि 1938 में फिर कायद आज़म ने फैसला किया था कि अब नाउ वी आर गोइंग टू परस्यू फॉर पाकिस्तान मूवमेंट, और 1940। अब ये तीन एक फेजेस हैं, मेन फेजेस हैं, और टू नेशंस थ्योरी को है। सही। उसके साथ साथ हम तहरीक खिलाफत को भी ओवरलुक नहीं करते। तहरीक खिलाफत ने फर्स्ट टाइम एक बताया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में कि वी एज अ नेशन, मुस्लिम नेशंस, हम एक मूवमेंट चला सकते हैं, सही, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हम प्रेशराइज कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, हमें इतनी एबिलिटी है। 1957 के बाद तो बिल्कुल सुप्रेस कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि मुसलमान मुल्कों के पास इनसे हमने हुकूमत ली हुई है, इनके पास तजर्बा भी है, और इनमें वो चिंगारी भी है, किसी वक्त भी भड़क उठती है। बिल्कुल। और तहरीक खिलाफत गालिबन खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करने की एक वजह ये भी थी कि वो एक थोड़ी सी चिंगारी थी कि अगर वो कहते हैं कि एक दफ़ा अगर वहाँ से वो कह देते कि भाई आ जाए भाई हम जंग करते हैं, तो फिर जितने भी मुसलमान थे उन्होंने सर पे कफन बांध के निकल आना था। सही। मसलन खिलाफत ऐसे नहीं ख़त्म की गई थी, अंग्रेज़ बहुत दूरअंदेश था उसको, और फिर कायद आज़म ने उसको एग्रेसिवली, ठीक है, 1938 में तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था, कायद आज़म ने फिर जो 7 साल की मूवमेंट चलाई और टू नेशन के बेसिस पे चलाई, बिल्कुल, ठीक है ना, कि वी आर द नेशंस। बस इंट्रोडक्शन ऑफ टू नेशन बाय सर सैयद अहमद ख़ान, उसको एक टेंजिबल शेप देने में अल्लामा इकबाल, और उसको उस टेंजिबल शेप को एक बिल्कुल प्रॉपर एक प्रेजेंट करने में अल्लामा इकबाल और फिर उनके जितने भी साथी थे वो थे। इसके अंदर मैंने जैसे तहरीक खिलाफत की, इसमें हम शाह वलीउल्लाह का किरदार भी ओवरलुक नहीं कर सकते कि जब 1707 में औरंगज़ेब
तो वफात पा गए। और उसके बाद फिर 1761 में मराठों ने जहाँ पर जुल्म किया, फिर अहमद शाह इन्होंने कहा कि फिर एक पैगाम दिया गया सही कि वी आर द नेशन, क्योंकि शाह वलीउल्लाह खान शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अहमद शाह अब्दाली को कहा था कि आओ। 1761 में एक और मौका भी मिला था बड़े सगीर के मुसलमानों को, लेकिन वो उससे उतना फ़ायदा नहीं उठा सके। फिर टीपू सुल्तान, फिर नवाब सिराजुद्दौला के किरदार को हम, ये सारी ये कड़ियाँ हैं, और करते करते ये कड़ियाँ मिलाते 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 एक शेप पाकिस्तान की डेफिनेटली इसी तरह। एक वाक़या है, वो मैंने कोट कर रहा हूँ, अपना मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं अपनी किताब अलख नगरी में, मुहाजिर मक्की एक शख्सियत का नाम है। तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत लड़े थे, तो अंग्रेज़ों ने उनका एक जुलूस गिरफ्तार करके जुलूस निकाला था। तो फिर कहते हैं कि यह उनको जब उनको जुलूस की शक्ल में बड़ा ह्यूमिलेटिंग वे में ले जाया जा रहा था, तो एक दरवेश कहा, उसने कहा कि आज से 90 साल बाद तुम्हारे ख्वाब की ताबीर होगी। और आप देखें कि ये 1857 में, ये मुझे अब इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन बारह मैंने उस अलख नगरी में पढ़ा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूँ। और फिर 1947 में पाकिस्तान बना, वो ताबीर तकरीबन 90 साल का अर्सा है, ये लिखा गया उसमें। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ तक वैसे कोई इंसान भी किसी नज़रिए के बगैर कोई इंसान हो तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है, वो तो ये होता है कि आमदन नशस्तन खुर्दन बर्खास्त। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, चल रहे हैं अपना आइडिया चल रहे हैं। और आपके सराउंडिंग में कोई लोग ऐसे हों कि जो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इम्पैक्ट डाल के, डेफिनेटली कुछ लोगों को आप याद करते हैं इन शख्सियत का जिनको मैं नाम ले रहा हूँ, आज भी यहाँ बैठे हैं, आपके पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं, सर सैयद अहमद खान की, अल्लामा इकबाल की, गालिबन की, चौधरी रहमत अली की है, ये फिर अपना इम्पैक्ट डाल के गए। बिल्कुल, और फिर तारीख इनको याद करती और फिर चूंकि इन तारीख और नजरिया पाकिस्तान वो नजरिया है जो ताक़यामत, मेरा तो ईमान है ताक़यामत इंशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात, पाकिस्तान भी डेफिनेटली। और मैं जब सारे फैक्टर्स को देखता हूँ, एक ठंडे आराम से एनालिसिस करता हूँ, प्रॉब्लम अपनी जगह पे। हमारी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल हिस्ट्री जो सी है पाकिस्तान बनने के बाद को इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि किन किन हालात में पाकिस्तान सर्वाइव किया। सही इमेजिन करें बिल्कुल कि जब पाकिस्तान बना तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मुझे गवर्नर जनरल बनाओ, नहीं तो मैं असासे डिवाइड नहीं होने दूंगा, और वाकई नहीं डिवाइड होने, बिल्कुल नहीं होने। वो तारीख तो हमने कहा था कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हें, बनूंगा मैं खुद। सही, और वो उनकी फिर फार साइटेडनेस थी, वो फिर दूरबीनी। बिल्कुल, इसको भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे आप सबसे और जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से और क्या शेयर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जफरुल्लाह खान है। जी जी फरमाइएगा। इस्लामाबाद से मैं बोल रहा हूँ। जी जी। और मुझे ये एजाज हासिल है जी कि मैं तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहा हूँ। माशाल्लाह। मैंने अपनी नाना की उंगली पकड़ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एक जलसा अटेंड किया है इलाहाबाद में, बैक इन 40s। सही। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि उस जलसे के अंदर क्या तकरीरें हुई, लेकिन ये मुझे याद है कि मैं जलसा अटेंड किया। तो आसपास की रौनकें याद होंगी आपको? जी जी, वो सब मुझे आंखों में नक्शा आ जाता है कि भाई मैंने उंगली पकड़ी अपने नाना की, और हम एक खुसरू बाग कोई जगह थी इलाहाबाद में, वहां पे ये जलसा हुआ था। सही। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान जब बना है, फिर हम लोग छोटे छोटे स्कूलों में, मेरे ख्याल में होगा शायद पहली दूसरी जमात में, जी जी, तो बच्चे जो हमारे स्कूल के थे वो सब बाहर निकलते थे सड़कों के ऊपर, और जलसे में तकरीरें करते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा। वाह। अच्छा, बनने के बाद जो है, जो मेन नजरिया था वो ये था कि भाई मुसलमान जो है वो एक जगह जमा हो जाए। सही। और वो, लेकिन जो बदकिस्मती थी उसकी वो ये थी कि इंडिया में मुसलमान जो थे वो छोटे छोटे पॉकेट्स में फैले हुए थे। जो सबसे बड़े मुसलमानों का इलाका था
वही आपका ये था, मौजूदा पाकिस्तान का जो इलाका है यहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान थे, और इसी तरह से आपके बंगाल में थे। अच्छा, उसकी वजह से वो लोग जिस तरह से कि जो हमारे जैसे लोग जो कि यहाँ पाकिस्तान डिसाइड किया कि भाई हम जा रहे हैं, वी लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, अपनी जान माल इज्जत आबरू सब छोड़ छाड़ के हम पाकिस्तान आ गए। बिल्कुल। इसलिए कि जो उसका मेन नजरिया था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने था, वो अखुवत, मोहब्बत, क्या बात है, वाह, ईमान, उसमें मुनहसिर था। डेफिनेटली। और लोग जो थे वो अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार बैठे हुए थे। यकीनन। वो वाकयात मैंने देखे पाकिस्तान बनने के, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और लोग जो थे सिर्फ इस बेसिस पे कि हमें आजादी मिल गई है, वो लस्सी और एक रोटी खा के देवर कंटेंटेड, देवर हैप्पी कि बस अल्लाह का शुक्र है हमें आजादी मिल गई है। बिल्कुल। अच्छा, और ना कोई स्कूल थे ना कॉलेज, बहुत थोड़े से थे। तो बताते खुद मैंने जो है मुख्तलिफ जगहों पे रहा हूँ मैं अपने पंजाब में बेसिकली, और टाट के ऊपर बैठ के, दरख्तों के नीचे बैठ के जो है मैंने तालीम हासिल करी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का और जो मेरे जहन में पाकिस्तान की मोहब्बत थी उसके हवाले से उसने मुझे बड़ी तरक्कियां दी, और मैंने फिर सीए किया इंग्लैंड जाके, माशाल्लाह। वो भी उसने अल्लाह ने ही जरिए पैदा करता गया। बेशक। फिर मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में रहा हूँ जहाँ पे मैंने काम किया है। सही। लेकिन घूम फिर के अल्टीमेटली मैं फिर आई एम ओवर 80 एक्चुअली, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो घूम फिर के हम पाकिस्तान आ गए कि भाई कि वो ईस्ट वो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। लेकिन यहाँ आके जो लोगों में मतलब जो तफरका फैला हुआ है देख के बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि भाई वो जो हमारा नजरिया था उसको हमने कहाँ छोड़ दिया। जी। हम सब मुसलमान हैं, हम सब जो है किसी को किसी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। बिल्कुल। एंड वी आर ऑल पाकिस्तानी, वी शुड स्ट्रगल एज पाकिस्तानी। और जो यहाँ पे हम रोज माशियात की, बिजली की जो खबरें सुनते हैं जी, तो जब पाकिस्तान बना है तब तो 24 घंटे बिजली नहीं थी। मैं जो हूँ लालटेन में और दियों में बैठ के पढ़ा है हमने। सही सही। ये तो आपको बड़ा शुक्र करना चाहिए कि अगर 10 घंटे भी बिजली आ रही है, 15 घंटे भी बिजली आ रही है, तो यू शुड बी हैप्पी रादर देन कंप्लेनिंग के जी 14 घंटे बिजली नहीं आई। सही सही। फिर ये जो आपके मतलब लोग जो थे, अगर किसी के पास साइकिल होती थी तो वो समझता था कि मुझे अल्लाह की बड़ी नेमत मिल गई है। और ये गाड़ियों वाड़ियों का तो लोगों के जहनों गुमान में भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे इनकी की चंद गाड़ियां होती थी, लेकिन पीपल दे वर कंटेंटेड, दे वर हैप्पी कि हाँ जी ये पाकिस्तान बन गया है और इसको हमने कायम रखा। बिल्कुल, हमें अपनी पहचान तो मेरी मिल गई है, अपना आप वतन लोगों मिल से गया। नजरिया पाकिस्तान जो है उसमें मोहब्बत, अखुवत और हमदर्दी और कुर्बानी जो है वो दरकार है, और वो प्रैक्टिकली चाहिए हमें। ये ज़बानी नारे और ये लगा के उससे कोई फायदा नहीं है। दिल से कबूल करना होगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। और जिस तरह से ज़फ़र साहब अभी बता रहे थे, वो एक्सपीरियंस, वो यादें, यकीनन ये वक्त ऐसा है कि हम उनको रिवाइव करें और फिर शुक्र अदा करें कि आज जिस स्टेज पे हम हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम अपनी पहचान अपने मुल्क, अपने वतन में हैं। जी उस्मा साहिबा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि जैसे अभी आबिद साहब ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा लेना यूनिवर्सिटीज़ में हमारा मतमाय नज़र नहीं होना चाहिए। हमें ये छोटे छोटे वाक़यात जिनके ज़रिए पाकिस्तान हमें मिला और अभी उन्होंने बात की थी कि हमारी कभी भी जो है ये मुल्क कहीं नहीं जा सकता, और वाकई कहीं नहीं जा सकता। और इसकी वजह क्या है कि इसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं, और उन बुनियादों में उन बेटियों का खून है, उन जवानों का खून है जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करते वक्त अपनी जानों का नजराना दिया। हमारे बहुत से, चूँकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जिसने माइग्रेट किया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो और मैंने तरबियत भी अपनी नानी से पाई है। मैंने एक जनरेशन में पीछे की तरबियत है मेरी, तो वो मुझे मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कहानियाँ, मुख्तलिफ़ किस्से सुनाया करती थी कि किस तरह से हमने हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करी। अब ये जो हमारा मुल्क है ये हमने पता है कि नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ।
लेकिन इसके पीछे जंग नहीं हुई इसमें, लेकिन जो हिंदुओं ने सिखों को उकसाया और जिस तरह सिख जो थे वो उन्होंने एक हमले किए और जितने भी काफिले आ रहे थे उनको लूटा और बच्चियों को जो है वो अगवा कर लिया। बाज़ वालिदैन ने खुद अपने हाथों से जहर के प्याले अपनी बच्चियों को पिला दिए, बाज़ बच्चियों ने खुद अपने घरों के कुओं में कूद कर अपनी इज़्ज़तें बचाई हैं। तो ये सारी वो बातें हैं कि जितना मर्ज़ी यहाँ पर करप्शन हो जाए, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन बुनियाद हमारे मुल्क की इतनी मजबूत है कि ये अल्लाह ना करे कभी भी जो है ये इसको ये ख़त्म नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक जैसे अब ये आपको बलवे, आपको पता है उस ज़माने में बलवे कहा करते थे कि जी बलवा हो गया। अब एक जो मुसलमान काफ़िला था वो आ रहा था, एक सिख काफ़िले ने उस पर जो था वो हमला कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक लड़की वहाँ से उठाकर वो ले गए मुसलमानों की। अब जब वो लेके वहाँ पहुँचे हैं तो एक जो सिख लड़का था, आदमी था, उसका उस पर दिल आ गया, उसने कहा कि नहीं मैं इससे शादी करूँगा ना। अब उस लड़की के पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप सोचें मुसलमान लड़की है, अब क्या कर सकती है, सिर्फ एक ही है कि चलें ठीक है मैं उससे शादी कर लेती हूँ। उसने शादी कर ली, ठीक था, वो सिख जो लड़का था वो बेहतर था, उससे उसके 3 बेटे पैदा हुए। तकरीबन 10-12 साल के बाद जब ये सारे हालात थोड़े ठीक हो गए, गट बैठ गई, तो लोगों ने एक दूसरे को पता करना शुरू किया। उन्हें मालूम हुआ कि जी हमारी बेटी ज़िंदा है ना। तो जो मुसलमान घराना था उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोशिश की और उसको बुलवाया। अब वो बच्ची जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई है तो जाहिर है उसके साथ उसके 3 सिख बेटे भी थे। जैसे ही वो घर में एंटर हुई तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, तुम अंदर आ जाओ, ये बच्चे नहीं आएंगे। अब बताएं वो कुर्बानियाँ वो उसने जो भी दी है ना वो उसके खातिर ही दी है ना। अब वो अपने बच्चे भी नहीं छोड़ सकती, उसने अपना मजहब भी किसी तरह खामोशी से रखा। तो ये सारी वो बातें हैं, वो कहानियाँ हैं, वो चीज़ें हैं कि जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। और मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को जगाने के लिए, उनको बेदार करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि पाकिस्तान हमें गिफ्ट में नहीं मिला, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मेहनत और वो इतनी को हासिल किया जी। और ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि जिनको हम तस्व्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। एक और आपको मैं बताती हूँ कि बहुत किस्से तो बहुत भरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा मुख्तसर बताती हूँ कि हमारी एक जानने वाली खातून थी, तो वो हिंदुस्तान में रह रही थी, तो साथ उनके मियाँ के सिख दोस्त थे। जब ये बलवा स्टार्ट हुआ है तो उनकी गोद में कोई 6-8 महीने का बच्चा था। तो उसके सिख दोस्त ने, जो उनके मियाँ के दोस्त थे, उन्होंने नॉक किया दरवाजे पर। उन्होंने पूछा कौन है, उन्होंने नाम बताया अपना, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें आइडिया नहीं था कि क्या होगा। वो शख्स आया है, उसने उनकी गोद से उनका बच्चा लिया है और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके फेंक दिया है। यानी वो लोग जो हमारे दोस्त बनते थे, जो हमारे दोस्त कहलाते थे, वो भी दुश्मन बन गए। फिर एक कायदे आज़म का एक वाक़या है, नज़रिए की बुनियाद पर मैं आपको बताती हूँ कि कायदे आज़म एक पंडाल में खिताब फरमा रहे थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान की। तो इतने में एक हिंदू लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कायदे आज़म से कि आपने क्या ये रट लगाई हुई है पाकिस्तान की, हम यहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं, हम दोस्त हैं, हम भाई हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से, मतलब कायदे आज़म खामोश हो गए। एक लम्हे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो लाजवाब हो गए हैं। पूरा पंडाल पे सन्नाटा छा गया। आपने एक गिलास पानी का मंगवाया, आपने पानी का वो गिलास आधा पिया और आधा रख के आपने उस हिंदू से कहा कि ये पानी पी लो। उसने कहा मैं क्यों पीऊँ पानी, ये तुम मुसलमान हो, तुम्हारा झूठा मैं नहीं पीता। आपने एक मुसलमान लड़के को कहा कि बेटा इधर आओ, ये पानी पियो। वो बच्चा आया, उसने खुशी खुशी वो पूरा पानी पी लिया। उन्होंने कहा ये वजह है। यानी कायदे आज़म की जो दूरअंदेशी थी, कायदे आज़म की जो तदब्बुर था, वो कभी बहस नहीं करते थे और वो लॉजिक्स पे बेस करते थे। और वो बताते थे कि देखो ये वजह है, तुम बेशक हमें अपना भाई कहते हो, हमें दोस्त कहते हो, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे साथ, मतलब हम अलग हैं, हम मुसलमान सारे भाई हैं। वो कहते हैं ना, अगर हम बात करते हैं नज़रिया पाकिस्तान पर, हम इकबाल का जिक्र ना करें तो ये ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। वाह क्या उनकी जमीयत का है मुल्क नस्ब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। बहुत खूब। अब मुझे इस पूरे क़िते के अंदर जो लफ्ज़ तरकीब है ना, मुझे उससे बहुत इश्क है। सही। अब तरकीब का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन। कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने जो कॉम्पोजिशन बनाया है ना मुसलमान का, वो बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल। उसमें अल्लाह की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, आपकी ये चीज़ें हैं। तो कहते हैं तो तेरी तरकीब है ना, जो मुसलमान की जो कॉम्पोजिशन से मुसलमान बना है वो अलग ही है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो मतलब चीज़ है वो किस पे है कि मज़हब से है। हम सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फिर एक और शेर उन्होंने कहा कि इकबाल ने, उख़ुव्वत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में,
हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेदार हो जाए, यानी अखुवत, मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा, मिल्लत। फिर एक बात करते हैं वो कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी हर चीज़ किसी एक को नहीं, मतलब किसी ख़ास को नहीं, वो कहते हैं कि हर फ़र्द, जो भी फ़र्द है वो अपने ओन पे जो कुछ भी कर रहा है तो वो अपनी मिल्लत के मुक़द्दर को चमकाने का सबब बनेगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पाकिस्तान मेरी तो मोहब्बत है, मेरा तो इश्क है। बिल्कुल। मैं तो इस पे मतलब इस पे आप समझें कि बात करना चाहूँ तो मैं घंटों कर सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। इसके बगैर हमारा वजूद कुछ भी नहीं है। मैं उज़्मा ज़ैदी हूँ, मैं उज़्मा ज़ैदी, अगर पाकिस्तान है तो उज़्मा ज़ैदी है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो मेरी कोई वक़्त, मैं जितना मर्जी आगे निकल जाऊँ, मेरी कोई वक़्त नहीं है। बड़ी खूबसूरत आप बात कर रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से कबल हम इसी को एलिब्रेट करें। ये जो है ये हम जज्बा अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में कैसे जो है इनकलकेट कर सकते हैं? इसमें यही मैंने आपको बात की ना कि हमें वो जो वाक़यात थे जिनसे हम गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको हमने तय करके लपेट के नहीं रखना, ठीक है ना। उन वाक़यात को हमने जितना हो सकता है आगे आप प्रमोट करें। बेशक बहुत छोटे वाक़यात हैं, ऐसे आपको लगता है ये क्या वाक़या हो गया, नहीं, ये वाक़यात वो हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी, हमारी वो जो लहू रंग कहानी है वो हमारी इससे जो है वो आबाद है, इससे जुड़ी हुई है। तो हमने उस लहू कहानी को अपने बच्चों को बताना है कि बेटा ये ऐसे नहीं मिल गया, ये तुमने ये डाउनलोड नहीं हुआ पाकिस्तान, हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इसके लिए वो चीज़ें, मतलब वो चीज़ें उन से गुजर के हम आए हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखें सिनेरियो चेंज हो गया है। सही। अब आज से 20 साल पहले जो सिनेरियो था वो आज नहीं है। लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जा चुकी है। तो उनको उन चीज़ों का, उन छोटी छोटी बातों का नहीं पता कि किस तरह से जब महाजरों ने जो थे वो लाहौर पहुँचे हैं तो किस तरह जो लाहौर के मकामी लोग थे उन्होंने किस तरह अपने दिल और अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आजकल हमारे घर में एक मेहमान आ जाए, हमारे माथे पे बल बढ़ जाते हैं, ऐसे ही, ठीक है। और उस ज़माने में जिनको वो जानते नहीं थे, सिर्फ एक रिश्ता था, वो रिश्ता क्या था? मुसलमान का रिश्ता। वो रिश्ता क्या था? मजहब का रिश्ता। हमारे मुसलमान भाई आ रहे हैं, घर बड़ा है, हमारे 4 कमरे हैं, 2 कमरे आप उनकी फैमिली को दे दो। आप नहीं जानते थे। ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है, ज़र्फ की बात थी उस वक्त के मुसलमानों में, जो मकामी लोग थे, जो लाहौर के लोग थे, कराची के लोग थे। आज अगर हमने ये जज्बा उजागर करना है तो हमें अपनी तारीख से जुड़ना होगा। किस तरह से जुड़ सकते हैं? अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं नज़रियात के हवाले से। कौम के लिए नज़रियात की अहमियत और ज़रूरत कब पड़ती है और इसको समझना कितना ज़रूरी है, इस पर भी एम्फसाइज़ करें। इसके साथ साथ नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, 2 कौमी नज़रिए के हवाले से बात हो रही है। क्यों 2 कौमी नज़रिए की ज़रूरत पड़ी और इसके पीछे क्या रीज़न्स थी, उनको जानने के साथ साथ हम तारीख़ के उन झरोकों को भी याद करें कि किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर, मुश्किलात झेलकर ये प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया। और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत करें, हम इन तमाम तर रिवाइव करें, इन तमाम वैल्यूज़ को, उन तमाम यादों को, उन तमाम कुर्बानियों को, और फिर अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करें। तो इसके हवाले से हम बात करें नौजवानों पर, और नौजवानों को किस तरह से गाइड किया जा सकता है। ऐसे में वालिदैन का क्या किरदार है, टीचर्स का क्या किरदार है, उसको भी ज़रूर उजागर करेंगे। तारीख़ के झरोकों से जो है वो याद करेंगे तहरीक आज़ादी के पस मंज़र को, और जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक आज़ादी में किस तरह से हमारे रहनुमाओं ने अपनी जो है वो एफ़र्ट्स की और एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया तमाम मुसलमानों को, और उनके अंदर ये सोच डेवलप की कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक अलग वतन हासिल करें, एक अलग ख़ित्ता हासिल करें, एक अलग ज़मीन उनके नाम की हो जहाँ पे वो अपनी तमाम तर मजहबी, सियासी, समाजी और
अपने मुताबिक अपनी आज़ाद हैसियत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जब मजहबी तौर पर हम कहते हैं कि ज़िंदगी गुजार सकें तो डेफ़िनेटली हमारा दीन इस्लाम सामने आता है कि इस्लाम के तमाम तर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी हमारी रिवायात हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उनके तहत जब हम ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं तो मौजूदा सूरत हाल में आज के दौर में कितना ज़रूरी है कि हम उसी नज़रिए को याद करें, उसी दो कौमी नज़रिए की बात करें कि जिसके तहत हमने ये मुल्क हासिल किया। आज अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे प्रैक्टिसेस में कोई डिफरेंस आ रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से उसको चेंज करना है या दोबारा अपनी तारीख़ के साथ जुड़ना है, तारीख़ को रिवाइव करना है, इसमें हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर उज़मा ज़ैदी साहिबा हैं, एडवोकेट अतीक रसूल साहब हैं और आबिद मसूद संधू साहब हैं, जिनसे हम इन टॉपिक्स से रेलिवेंट गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल उज़मा साहिबा से बात हुई थी और उसी बात को आगे लेके जाएंगे। अतीक साहब से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है नौजवानों के हवाले से। अतीक साहब, जब हम बात करते हैं कि नौजवानों के अंदर हमने जज्बा किस तरह से उजागर करना है कि वो अपने मुल्क से प्यार करें, वो ये बात ना करें कि हम पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि हमने तालीम हासिल की, हमने जो है वो ग्रेजुएशन की, अब हमें पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। क्यों ना हम इस सोच को जो है वो चेंज करें और फ्लोरिश करें कि हमने यहाँ रहते हुए इस मुल्क को संवारना है, इस मुल्क को निखारना है। जी बिल्कुल, हमें जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें बताना कि कैसे ये मुल्क हासिल किया गया है। नज़रिए की जो बात हम करते हैं या पाकिस्तान के उसूल की बात करते हैं तो ये 2-4 दिन में 10 साल में ये जो है वो पाकिस्तान नहीं बन गया और ना ही जो है वो किसी ने प्लेट में रख के इनको दे दिया था, बल्कि ये वक्त के साथ साथ जो है लोगों ने एफ़र्ट की, कुर्बानियाँ दी और अल्टीमेटली जो है वो हमने हासिल किया। आप देखें पाकिस्तान बनने के पीछे जिस स्ट्रगल का मेरे दोनों जो साथी मेहमान हैं वो जिक्र कर रहे हैं, उसका एक और पहलू मैं उस पर बात करना चाहूँगा। वो ये है कि हमने सर सैयद अहमद ख़ान की बात की, हमने कायद आज़म की बात की, हमने अल्लामा इकबाल की बात की, हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात की, मौलवी फजलुल हक की बात की। इन तमाम अशख़ास का जिक्र करें, ये तालीम याफ्ता लोग थे, बेदार मगज़ थे, दिलेर थे, फ़ैसला करने वाले लोग थे, डरने वाले नहीं थे, झुकने वाले नहीं थे, ना ये भाग के जाने वाले थे। उस वक़्त की जो सूरत हाल थी, आज तो हम अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं। उस वक़्त तो हम अंग्रेज़ों के भी महकूम थे, हिंदू भी हमें जो है वो दबाने की कोशिश कर रहा था और दोनों का गठजोड़ था जो हमें जो है परेशान कर रहा था, मुसलमानों को सप्रेस कर रहा था, दबा रहा था। उस सारी सूरत हाल में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के, अपने ख़ानदान की जो है लोगों की बाजी लगा के इन्होंने एफर्ट की और अल्टीमेटली जो है ये आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। अब जो कांग्रेस के क़याम का जिक्र हो रहा है उसमें उनका नारा क्या था कि हम इक्वालिटी लेकर आएंगे, बड़े सगीर के जो लोग हैं मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए जो है वो हम इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेके आएंगे। नारा तो उनका ये था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या था, मुसलमान तालीम से दूर थे, जॉब्स उनको मिल नहीं रही थी, सोसाइटी के अंदर उनका जो एक ह्यूमन के जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन जो है वो मुसलसल हो रही थी, जिसकी बुनियाद पे नज़रिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर उठा रहा था। लोगों को समझ आ रही थी, मुसलमानों को समझ आ रही थी कि हमें जो है ये दबाना चाहते हैं और क्यों दबाना चाह रहे हैं। हिंदुत्व की जो सोच है, हिंदुइज्म की जो सोच है उसको बेसिकली वो डोमिनेट करवाना चाह रहे थे। कायद आज़म ने भी शुरू में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आई कि जो हिंदू है इसकी सोच कुछ और है, ये बज़ाहिर कुछ और कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर इसका जो पीछे प्रैक्टिकली काम हो रहा है वो कुछ और है। मुसलमानों को ये कभी भी इस तरह से जो है वो आज़ादी से आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये इक्वल राइट्स की तो बात करते हैं, ये इनको कोशिश बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि इनको जो है वो सोसाइटी के अंदर बावकार मकाम हासिल होगा, लेकिन जो इनके आमाल हैं वो किसी और सिमत में लेके जा रहे हैं। इसी वजह से फिर जो है वो उस वक्त के जो सोच समझ रखने वाले लोग थे, जो मुसलमानों को लीड करने वाले लोग थे, जो इनको समझा रहे थे, जो उस वक्त के नौजवान थे, उनको ये बता रहे थे कि आगे आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए मुश्किल आ रहा है अगर आप यहाँ से इनसे अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप अपने नज़रिए को जो है वो आगे लेके नहीं चलेंगे और एक कौम की हैसियत में सामने नहीं आएंगे और अपने लिए अलग खित्ता नहीं लेंगे। कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो तरक्की आ रही थी, बेहतरी आ रही थी। इसीलिए जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था तो उसके पीछे भी रीज़न ये थी कि मुसलमानों के जो मफादात हैं उनको लेके आगे चला जाए, क्योंकि हिंदू जो है वो अंग्रेज़ के जाने के बाद ख़ुद को जो है वो यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और यही उन्होंने वाज़िया भी किया। और इसका जो प्रैक्टिकली एग्जांपल्स थी
वो सामने आई जब 1937 और 39 के वक्त जब इनको इक़्तिदार मिला कांग्रेस को, बिल्कुल। उस वक्त जो उन्होंने मुसलमानों की सूरत हाल जो है वो की, उसके बाद कायद आज़म ने बिल्कुल अपनी लाइन जो है वो क्लियर कर ली, उस वक्त डायरेक्शन अपनी क्लियर कर ली और फिर लोगों को समझाया कि अब आपने सोच से बढ़ के अमली तौर पर एफर्ट करनी है। और जब अमली तौर पर एफर्ट शुरू हुई तो फिर आपने देखा कि करारदाद के बाद 7 साल के अंदर पाकिस्तान जो है वो उसका वजूद आपके सामने आ गया और दुनिया में वो उभर के सामने आया। और उसमें बहुत ज़्यादा जो काम था वो नौजवानों ने किया था। अब वो नौजवान उस वक्त के उन्होंने समझा, जो तालीम उन्हें दी जा रही थी, जो नज़रिया उन्हें समझाया जा रहा था और जिस अमल की तरफ उन्हें बेदार किया जा रहा था, उनको जो है वो उठाया जा रहा था, उस पर उन्होंने अमली तौर पर काम किया, उन्होंने अपनी जानें लगाई। और आज अब देखें, जब आपके पास सब कुछ मौजूद है, आपको ना नज़रिए का मसला है, ना आपको अपने गोल्स का मसला है, ना आपको डायरेक्शन का मसला है, हर चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने, आपके पास तमाम वसाइल मौजूद है। उस वक्त तो वसाइल नहीं थे, उस वक्त तो आप जो है वो तलवारें लेके लोग आपकी गर्दनें काट रहे थे, उस वक्त तो मारा जा रहा था, उस वक्त तो जुल्म और जो तशद्दुद है वो किया जा रहा था। अंदरूनी साजिशें भी हो रही थी, बैरूनी साजिशें भी हो रही थी, आपको मुसलसल दबाया भी जा रहा था, ना आपके पास तालीम थी, ना फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग थे। आप ये सारी चीज़ें कंपैरिजन उनका करवाएं और अब देखें क्या सूरत हाल है। फिर जो नज़रिया जिसकी बुनियाद पे आप लोग जो है वो बेहतर बने, देखें राइट्स की हम बात करते हैं, इक्वलिटी हम बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, क्या चीज़ थी उस वक्त जो मुसलमानों के पास थी उस दौर में? उनकी तादाद बहुत कम थी, उतनी तादाद में ज़्यादा नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें लेके हमारे जो लीडर्स हैं वो सामने आए, उन्होंने मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था बिल्कुल उस वक्त, लोगों को कैसे उन्होंने गैदर किया, कैसे लोगों को ये समझाया। तो ये सारी चीज़ें हम एटलीस्ट इनको दें, इनको एनालाइज तो करवाएं, इनको एनालिटिकल सोच दें। बिल्कुल, कैसे एनालाइज करा सकते हैं आबिद साहब से सवाल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अतीक साहब आपसे ही जानना चाह रही हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आपने बात की, बाय प्रोफेशन वो भी कानूनदान, आपका भी यही माशाल्लाह से प्रोफेशन है, तो एक कानूनदान कितना दूर अंदेश होता है, उसकी कुव्वत इरादी किस तरह से मजबूत होती है और वो किस तरह से हालात को भांप लेता है, जाँच लेता है? मैं चाह रही थोड़ा सा आप इस हवाले से भी बात करें। देखें, वो कानूनदान होने की हैसियत से उन्होंने चीज़ों को समझ लिया था। बिल्कुल, अगर वो ये ना समझ सकते तो कांग्रेस और हिंदू के लोग, हिंदुत्व की जो सोच रखने वाले थे, वो इनको शीशे में उतार लेते। ये जब कांग्रेस में शामिल थे, उन्होंने उनके जो जेस्चर्स थे और उनका जो काम था उससे फोर्स ही कर लिया था कि इनकी जो सोच है वो ये है। बज़ाहिर ये लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन बैक इनके कॉल ऑफ फेल में वो कुछ और कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ों को समझ लिया था और फिर ये इनके कानूनदान होने की वजह से ही इन्होंने जो प्रैक्टिकली काम भी किया वो नौजवानों को, उस वक़्त के मुसलमानों को करके दिखाया। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके अंदर खुद एतमादी थी, खौफ नहीं था, ये डरे नहीं। इन्होंने उन्हें जो है वो छोड़ा और फिर अपना जो इनका नज़रिया था वो सामने लेके आए और उस पर अमल दरामद करके भी उन्होंने दिखाया। तो बेसिकली इनकी दूरअंदेशी ही थी कि जिन्होंने उसको तमाम सूरत हाल को समझ लिया और भांप लिया था। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि ये ज़ाती मफाद के अंदर नहीं आए। अगर ये ज़ाती तौर पर इन्हें कोई मफाद हासिल करना होता तो बड़े बड़े ओहदे उस वक्त अंग्रेज़ ने इन्हें ऑफ़र किए थे, इन्होंने ऑफ़र नहीं किया। इन्होंने अपने प्रोफेशन से अर्न किया, इन्होंने जो भी पैसा कमाया वो अपने प्रोफेशन के ज़रिए कमाया और उसी को जो है उन्होंने खर्च किया। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, ये इनके प्रोफेशन ने इन्हें सपोर्ट किया, नॉलेज के वाले से भी, अमली तौर पर भी और फिर काम करने के वाले से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आबिद साहब, अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसके हवाले से अतीक साहब ने जिक्र किया कि नौजवानों के अंदर हमने जो है वो ये सोच डालनी है, इस तरह से उनको एनालाइज कराना है कि वो एक कंपैरिजन डेवलप करें, पुराने हालात, मौजूदा हालात और अब कितना आसान है या कितना मुश्किल है कि हम उसी नज़रिए को दोबारा से रिवाइव करें, अपनी प्रैक्टिस को दोबारा से जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। मैं आपके सवाल के दो पहलू में जवाब दूंगा। एक तो भी जैसे डेमोक्रेसी की बात हुई थी, मैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बताऊं कि जब उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान हिंदुस्तान में जमहूरियत के बड़े खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त देख लिया था कि जमहूरियत और अगर इलेक्शन का मतलब यह है कि हिंदू डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है ना, और एक दफ़ा वो डोमिनेट कर गए प्रॉपर तरीके से, तो फिर मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अब आप तीन ट्रैक्टर देखें, आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ लॉयर, अतीक साहब लॉयर हैं, तीन ट्रैक्टर को आप गौर से देखें तो तीनों की बड़ी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, वहाँ सही
मैंने जैसे अभी बताया कि उसके बाद वो रिफॉर्मर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, दानिश्वर थे, उन्होंने उस दौर में बाइबल की तफसीर लिखी कोई ना कोई। फिर उन्होंने दिल्ली के बारे में, दिल्ली की तारीख और उसकी जो उनकी जो इमारत है उसके बारे में बड़ी एक ठीक ठाक उनकी तसनीफ है। अल्लामा इकबाल फिलोसफर थे और अल्लामा इकबाल ने फिलोसफर थे और उन्होंने इस्लामी सकाफत का बड़ा गहरा मुताला किया। और उसके बाद जब वो इंग्लिस्तान में गए थे तो उन्होंने यूरोप की सकाफत का भी बड़ा गहरा मुताला किया और फिर उन्होंने कंपेयर किया था और उन्होंने कहा था कि एक दिन ये जो यूरोप की सकाफत है ये ख़त्म हो जाएगी। उस वक़्त कहा था, कब 1908 303 में जब पहली दफ़ा गए थे, उनकी नज़र आप देखिए। कायद आज़म वाज अ लॉयर, उन्होंने वो चीज़ करके थे, पार्लियामेंटेरियन थे और लॉयर थे। ये तीनों एक ऐसे ग्रुप थे, तीनों में खुद एतमादी थी, तीनों में दूर अंदेशी थी, तीनों सिंसियर थे अपनी कौम के साथ। अब आपने बताया कि नौजवानों की बात हो रही है, नौजवानों को बताना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता। अच्छा, अब पाकिस्तान तो मिल गया। अब जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने तो पाकिस्तान की मूवमेंट नहीं देखी। मेरे जैसे उम्र के बंदे हैं, हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है, जैसे जफर साहब ने अपनी टेलीविजन पे कहा। अब ऐसे इस एज के लोग कम रह गए। बिल्कुल। अब करना क्या है? मैं आपको बताऊं कि अगर हमने अपने नौजवानों को करना है तो हमारा जो निसाब तालीम है उसमें मुताला पाकिस्तान को बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। सिर्फ एक जो 50 नंबर का या जितने भी नंबर हैं उसको रटने पे मत लगाएं। जैसे भी ब्रेक में कह रही थी कि एक ही चीज़ को लेके चलते हैं, वो बोर हो जाते हैं। जो हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं नौजवानों में जी, कि जी मेरे साथ आप बहस करें, मेरे साथ आप आर्गूमेंट करें, उन्हें कहिए पाकिस्तान पे लेट्स हैव अ डिस्कशन। वो सुनी सुनाई बातें, क्योंकि अब मीडिया इतना कि अगर वो पाकिस्तान का मीडिया सुन रहे होते हैं तो हिंदुस्तान का मीडिया भी सुन रहे होते हैं, अमेरिका का मीडिया भी सुन रहे होते हैं, वो कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमने क्या करना है, उनको सिर्फ अगर हम ये उनको प्रॉपर तरीके से बता देना कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान की दुनिया में स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या है इस वक्त, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको बता दें कि कहाँ पर आप, हमारे पास बहर अरब है और फिर हमारे पास K2 और इस तरह के हमारे पास बर्फ पहाड़ है। मैं वो तारिक अजीज साहब का एक क्लिप देख रहा था। मैं कहा था कि इमरानियात के स्टूडेंट कहते हैं कि 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, समुंदर, सहरा, मैदान और पहाड़। ये चारों चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं। बहुत कम दुनिया में ऐसे खित्ते मौजूद हैं कि जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। हमें अपने नौजवानों का ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। सही, ठीक है ना। उनके लिए हमारे जैसे हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम अपने आप को एज ए मेंटोर उनके सामने पेश करें। ठीक है ना। हमें उनके आइडियल्स चेंज होने चाहिए। उनके आइडियल्स सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मौलाना मोहम्मद अली और ये होने चाहिए। उनका कंपोनेंट खास तरकीब जैसे ने कंपोनेंट चेंज होनी चाहिए। अब मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे मेरा जो सब्जेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा हूँ मेडिसिन से। मेडिसिन में बाज़ औक़ात एक छोटी सी माइक्रोग्राम कोई कंपोनेंट दूसरा आ जाए ना तो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसे। क्या से क्या बन जाता है। कभी आपने देखा होगा ना कि कहा जाता है कि आप खुद दवाई मत खाएं, कि वो दवाई जो आपके लिए फ़ायदेमंद है हो सकता है किसी और के लिए नुकसान। ठीक है ना। अगर हम दवाइयों में उसकी चेंजेस देखें तो थोड़ा सा कंपोनेंट चीज़ें चेंज होता है। पेरेंट कंपाउंड वही होता है, आगे से जो से होते हैं ना उसके वो आपके लिए सूटेबल होता है। एग्जैक्टली वो कंपोनेंट की चेंज है, वही है खास है तरकीब की। उस तरकीब में हमारा कलमा आया हुआ। बिल्कुल। और उसने हमारा इसीलिए अल्लामा इकबाल की वो बात कि एज ए नेशन जो प्रॉपरली एलिजिबल है, क्वालिफाई, वो मुसलमान ही है और कोई नहीं है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। ठीक है। और आप देखो, मैं आपको एक बताऊं, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका कहते हैं हेनरी किसिंजर, नाम सुना होगा। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में एक पूरा चैप्टर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में। सही। और लिखते हैं कि जब भी आपने किसी नेशन को स्टडी करना हो ना तो सबसे पहले उनकी इबादत गाहें देख लें। सही। आपको उस इबादत गाह देखने से उस नेशन का कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे जो माइंड सेट है वो पता समझ आ जाएगा। बिल्कुल। उनकी सोच पता चल जाती है।
ठीक। अब मस्जिद को देखें, अगर मस्जिद का आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी का आप स्टडी करें, खुली, हवादार, रोशनी, ठीक है ना। और मस्जिद का कल्चर क्या है, जो पहले आता है पहली साहब में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। उसमें वो महमूद अयाज वाले एक ही बात कि जो पहला आएगा वो पहली सब में खड़ा हो जाएगा, बाद में आएगा तो सबसे आखिर में आएगा वो सब में खड़ा गया। इसके बरक्स अगर आप हिंदू टेम्पल उसका अगर आप स्टडी करें, छोटे छोटे तारीख कमरे, पता ही नहीं होता इसके बाद कमरा आना है कि क्या आना है। एग्जैक्टली ये चीज़ जो सी है फिर उस नेशन से रिफ्लेक्ट होती है। एज ए मुस्लिम मेरे जहन में, मैं किसी किस्म का भी मुसलमान हूँ, लेकिन वो जो मस्जिद का कंसेप्ट है और मस्जिद ने जो मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरी शख्सियत पे आज तक असर डाला, वो कहीं नहीं जा सकता। और वाइस वर्सा अगर कोई और बिंदु है, आई एम टेकिंग नथिंग अवे, एज ए इंडिविजुअल कोई भी अच्छा और बुरा हो सकता है, सही। लेकिन कलेक्टिवली, और ये फैक्ट है, हिंदुस्तान की अगर आप तारीख का मुताला करें तो बहुत कम ऐसे हुआ है कि हिंदुस्तान यूनाइट रहा है। सही, बहुत कम ऐसा हुआ। बहुत मैं हिस्ट्री को कौन से ये अपना मैडम हिस्ट्री, उसके बाद उसको मुगलों ने यूनाइट किया। सलातीन दिल्ली भी उसको यूनाइट नहीं कर सके। मसलन जो ख़ानदान गुलामा था वो बड़े सगीर के बेशतर इलाकों पे काबिज थे, ठीक है, लेकिन कई बगावतें होती थी। औरंगज़ेब अगर भी 25 साल तो मराठों से लड़ता हुआ रहा है। इसको सबसे पहले मुगलों ने यूनाइट किया, उसके बाद मुसलमानों ने, फिर गोरों ने इसको यूनाइट रखा। और उसके बाद एज ए नेशन उनकी हिस्ट्री में है कि कभी यूनाइट नहीं है और कभी और अब देखिए मौजूदा हालात, और मौजूदा हालात में वो डिवाइड होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मसलन ऑलरेडी उस बड़े सगीर में 3 मुल्क बन चुके हैं, यूं न बनो चौथे, पांचवें, छठे मुल्क में। बिल्कुल होता यह है कि कुछ लोग दूरंदेश होते हैं, कायदे अल्लामा इकबाल, सर सैयद, और कुछ लोग राइटिंग ऑन दीवार पे लिखा हुआ नजर नहीं उनको, ठीक है ना, उनको वक्ती मसलतें नजर आ रही है, ऐसे ही है ना। और कायदे को वो कहना कि जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं सारी जिंदगी इस बात को साबित करने में रुक जाए कि हिंदुस्तान से लॉयल है, और आज वो प्रूव है। बिल्कुल। मसलन लोग बाद वक्त तो सोनिया गांधी के उस स्टेटमेंट को कहते हैं जी हमने कल्चर के जरिए पाकिस्तान को कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक ज़ुबान में अगर हम ज़ुबानों में अगर कोई सिमिलैरिटी आ गई है, हिंदी और उर्दू में अगर आ गई है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग हैं। बिल्कुल, हमारी सकाफत, हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, डेफिनेटली हमारी मजहबी रिवायात सब चेंज है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। 2 4 5 अगर ठीक है शादी की कोई रस्में किसी ने वहाँ से एक्वायर कर ली है, वो उसमें कोई अच्छाई बुराई को हम नहीं करते, लेकिन सकाफत जो बुनियाद है वो डिफरेंट, बिल्कुल वो अलग है और वो अलग ही रहेगी। जी उस्मा साहिबा, जैसे आप आपने कहा कि किसी भी कौम को देखना हो तो आप उसका आर्किटेक्चर देख लें। अब यही चीज़ है कि हमारी जो मस्जिद है उसका आर्किटेक्चर हमारा हॉरिजॉन्टल है, मस्जिद है, दालान है, और इनका आप देखें हिंदुओं का तो उनका वर्टिकल है, उनके मीनार हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वही उनकी तंग नजरी को डिपिक्ट करती है। बिल्कुल करती है, ठीक है। हमारी वुसअत नजरी को जो है वो डिपिक्ट करती है। हमारा मकसद क्या है कि हमने अपने नौजवान के अंदर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो स्पिरिट है उसको इनकलकेट करना है, उसको बताना है कि हमारा किस तरह से हमने ये वतन को हासिल किया। अगर वो स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है तो फिर आगे रास्ते जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाते हैं। अब बड़ी अच्छी बात आपने कही थी कि जी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर कहते हैं जी हमने बाहर चले जाना है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल अपनी दूंगी। मेरा बेटा माशाल्लाह इंजीनियर बन गया अभी रिसेंटली, और उसके फ्यूचर प्लान्स के अंदर कहीं भी नहीं है कि उसने बाहर जाना है, क्योंकि ये मेरी 20 साल काविश है। बिल्कुल, कि जहाँ भी बेटा रिस्क अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है, उसको रिस्क को तलाश करो अपनी सरजमीन के ऊपर, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप पढ़े लिखे हो, आपने इस मुल्क ने पढ़ाया है ना आपको, अब आपका टाइम आया कि आप इसको रिटर्न करें। और जैसे मस्जिद के हवाले से, मस्जिद के आर्किटेक्ट की आप बात कर रही हैं, तो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि मैं आपसे ही ये शेयर भी करूं और साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट कितना है। हमारी मस्जिदों में हम देख रहे हैं कि वाइट रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसलिए कि वो अमन पसंदी को प्रमोट करता है, जबकि हिंदुओं को देखें तो उनके मंदिरों में इस तरह हमें ऑरेंज कलर नज़र आएगा, रेड नज़र आएगा, जो कि उनकी एग्रेसिवनेस को भी कहीं ना कहीं शो
शो करता है, बिल्कुल। और ऐसे ही हुआ था, आप देखें कि जिस टाइम पाकिस्तान बन रहा था, तहरीकें शुरू हुई थी, तो ये मुक्ति बानी की तहरीक थी जिसमें कहा गया कि जी या तो मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान छोड़ दें या फिर वो हिंदू बन जाएं। उसके बाद जब ये आपकी करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है, उसके बाद जो राजगोपालाचार्य था उसने कहा कायद आज़म से, कायद आज़म आपने तो ये क्या किया है कि जैसे इस तरह से किया है जैसे एक गाय के ऊपर दो भाइयों का तनाज़ा हो और वो उसको जिंदा जो है वो उसको तकसीम करने में तुले हुए हों। गांधी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी मदरलैंड है, आप इसका बीवी सेक्शन कर रहे हैं। बीवी सेक्शन का मतलब आपको पता है कि जिंदा जानवर की चीट फाड़ जो है, यानी मुसलमानों को उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिव शो किया कि भाई आप अपनी माँ की जो है वो माँ को डिवाइड कर रहे हैं, माँ डिवाइड नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं था, उनकी माँ में हमारी माँ में ज़मीन आसमान का फर्क था। हमारे कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारे सारे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट थे। हम उनसे कहीं भी किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे आके हम उनसे कहीं भी नहीं मिलते, मैच नहीं। हम सिर्फ अगर मैं बात औरत की ही कर लूँ, बात सिर्फ ख़वातीन की कर लूँ, तो हमारे यहाँ जो मकाम इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है, हिंदुइज्म में हमें वो कहीं नजर नहीं आता। हमारे यहाँ माँ जो है वो उसके पाँव के नीचे जन्नत है, जिसके लिए तमाम उम्मत जो है, तमाम लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, वो माँ के कदमों के नीचे रख दी है। वहाँ पर औरत क्या है, सबसे नीचे। खाना आपका खाना चुना जा रहा है तो औरत जो है वो सबसे आखिर में खाएगी। तो भी अगर हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ले लें ना, मतलब बीइंग अ लेडी, तो भी आप देखें कि हमें तो बहुत सी जो है वो मराहत हासिल है इस्लाम के हवाले से, हमारे मज़हब के हवाले से, लेकिन वहाँ पर वो सब कुछ नहीं है। हम उनसे कई दर्जा ऊपर हैं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे बात ये हुई कि हम बच्चों को ये बताएं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो क्या होता। अगर पाकिस्तान ना बनता तो ये होता कि घर में एक तरफ कुरान रखा हुआ होता, एक तरफ आपकी जो है वो जो हिंदुओं की किताब है गीता वो रखी हुई होती, ठीक है। एक तरफ बच्चे नमाज पढ़ रहे होते आधे बच्चे, तो आधे बच्चे जो हैं वो भगवान की पूजा कर रहे होते। क्योंकि जाहिर है जब आप मिलते हैं, आपकी इंटरेक्शन होती है, तो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उस मसले पे कंटिन्यू करेंगे, हमें एक ब्रेक के जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे और जो है वो तहरीक आज़ादी के पस मंज़र को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। तहरीक आज़ादी का पस मंज़र और करारदाद पाकिस्तान को हम डिस्कस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उन तारीख़ के तमाम झरोकों को कि किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के, मुश्किलात झेल के ये प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया। आज हमारे जो हैं वो क्या फ़राइज़ हैं। नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो नौजवान किस तरह से नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस मुल्क की तरक्की में और इस माशरे के अमन इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक पे जाने से कबल उस्मा साहिबा से बात हुई थी और अब अतीक साहब से वही बात करना चाहेंगे कि ओवरऑल जब हम देखते हैं कि नौजवानों को हमने जो है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, हमने उनको एक पैटर्न देना है, एक डायरेक्शन देनी है कि किस तरह से उन्होंने इन तमाम कुर्बानियों को भी याद करना है और कोई ना कोई किरदार अदा करना है। तो ऐसे में वालिदैन का किरदार सामने आता है, असातिज़ा कराम का किरदार सामने आता है और ओवरऑल ये सोसाइटी भी एक किरदार अदा करती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि किरदार जो है वो सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना रोल सब ने जो है वो परफॉर्म करना है। अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो जाहिर है फिर उसका असर या इम्पैक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा सोसाइटी में भी। और सोसाइटी कैसे, नौजवान आजकल हमारा हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त दुनिया का जो सबसे ज़्यादा नंबर है, अगर हम नंबर वाइज देखें तो नौजवान हमारे पास जो है वो 60% से अबव जो है हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जिनकी एज 18 से 35 साल के दरमियान है। तो अब इनको कैसे समझा सकते हैं? इसके लिए मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स ने अपना किरदार अदा करना है और कैसे किरदार अदा करना है वो ज़ाहिर है उनको कुछ अवेयरनेस होगी, कुछ नॉलेज होगा तब वो कर सकेंगे। और उनको कैसे ये इस तरफ जो है वो हम ला सकते हैं या उनका अमली तौर पर हम कैसे इक़दाम इस पर देख सकते हैं। तो इसमें फिर हमारे जो उनके जो तदरीसी इदारे हैं
उनका किरदार है, आपस की इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगी और इसको ख़ास तौर पर जो है वो मद्देनज़र रख के काम करेंगे तो फिर सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि स्टेट की या जो स्टेट के इदारे हैं उनकी मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है। हम मुख्तलिफ जैसे इवेंट, अब 14 अगस्त का जो है वो इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में जो है वो इसको मनाया जा रहा है, हुकूमती सतह पर इस पर इक़दाम हो रहे हैं। अब हुकूमत जो है वो इसको सेलिब्रेट तो कर रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें ये टच डाल दिया जाए, हम मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनकाद करें, हम मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद करें, हम मुख्तलिफ जो हमारे क्विज़ प्रोग्राम्स हैं उनका इनकाद करें और ये इंटरेक्टिव काम करें, हम अपने जो एज ब्रैकेट है डिफरेंट बच्चों की उनको जो है इसमें शामिल करें और इंटरेक्टिव उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, उनकी एज के हिसाब से हम ये चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखें और उनको बताएं। मैं फिर एनालिटिकल जो स्टडीज़ है उसके हवाले से बात करूँगा। देखें पाकिस्तान जब बना था उस वक्त जो नज़रिया था वो कैसे वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें बेहतरी आई, उसमें लोगों को समझ आया, ये चीज़ें दिखाएं और आज का जो हिंदुस्तान है जो आजकल वो कर रहा है ये इनको दिखाएं। आज भी एक ज़बरदस्ती बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि हम अपने बच्चों को दिखाएं और मौजूदा सूरत हाल से भी उनको जो है एक कंपैरिजन की सोच डेवलप कर सकते हैं, एक एनालिटिकल थिंकिंग हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि ये देखें कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, आप देखें ना, आप एक रोड पे जाने वाला शख्स है उसको ज़बरदस्ती जो है वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं हिंदू जो हैं वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट कि तुमने जो है वो गाय का गोश्त उठा रखा है। वो कहता भी है कि मुझसे पूछो तो सही ना कि गाय का या कैसे, उन्होंने कहा जी अगर हम पूछ लें तो फिर मारेगा कौन, फिर हमें मारने का जो जवाब है वो कैसे रहेगा। ये आपके सामने, हम 2 दिन कबल जो है वो एक हमारे पास इस तरह की वीडियो भी आई है इंडिया से कि जहाँ पर एक बुज़ुर्ग को जो है वो ज़बरदस्ती उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया है। अक़लियतें आप देख लें इंडिया में, उनकी जो मुसलमानों से हट के जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनकी जो सूरत साथ क्या हो रहा है, जिन्होंने इस तरह से क्या कर रखा है इस वक्त। तो आजकल जब आपका जो मीडिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आप पूरी दुनिया में आपका उठाया हुआ एक कदम जो है वो फौरी तौर पर उसकी जो विजुअल्स हैं वो भी सामने आ सकते हैं, हर एक चीज़ सबको नज़र आ रही है। इसके बावजूद जो कश्मीर में इंडिया कर रहा है, जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो हिंदू नहीं है और या हिंदू जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये बेसिकली जो हिंदू आज कर रहा है उसको अगर आप आज से पीछे 70-75 साल पीछे ले जाएं, 100 साल पीछे ले जाएं, तो उस वक्त ये क्या करते होंगे इनके पास जब इख्तियार होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नौजवानों को दिखाएं और इनको कंपैरिजन करवाएं कि आप देखें कि उस वक्त जो हम कहानियाँ सुनाते हैं कि हमारे नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, हमारी ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बच्चे जो है वो शहीद कर दिए गए, हमारे बुज़ुर्गों के साथ जो है वो ज़्यादती और जुल्म किया गया, तो उसको अगर आप उसकी अमली शक्ल पे देखना चाहते हैं तो ये आप इंडिया की जो सूरत हाल है वो देख लें। आपको हर चीज़ आपको सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो मिल जाएगी। आप देखें ना, दुनिया के तमाम ममालिक इसको कंडेम कर रहे हैं कि जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, इंडिया के मुख्तलिफ जो इलाके उनमें सूरत हाल है, ना वहाँ पर ईसाई महफूज हैं, ना उनकी इबादत गाहें महफूज हैं, ना मुस्लिम महफूज हैं, ना सिख महफूज हैं, ना जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो महफूज हैं। फिर इनके जो राइट्स हैं, इक्वल राइट्स की जो बात तो ये करता है, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सोच RSS की है, सोच हिंदुत्व की है, सोच ज़बरदस्ती जो है वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की है। तो ये चीज़ें अगर हम नौजवानों को दिखाना शुरू कर देंगे और उन्हें बताएंगे कि आप इस तमाम सूरत हाल को आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले जो है वो कंपैरिजन करें, इनको एनालाइज करें और समझें और फिर अपने रोल को देखें कि आपका इस हवाले से क्या किरदार और इसी फेज से गुजर के हमने ये वतन हासिल किया, तो डेफिनेटली उनके अंदर हम जो है जिस तरह से ये जज्बा जगाने की बात कर रहे हैं और अपने मुल्क से प्यार करने की बात करें तो ये जज्बा जगाया जा सकता है। बहुत खूबसूरत सजेशन दी आबिद साहब। इसमें टीचर्स अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? देखिए जी, टीचर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें कंपेयर करना चाहिए दोनों रिलीजन को। ये टीचर्स हम अपने स्टूडेंट को ये बताएं, इन्होंने कहा ना निचली जात, देखें पूरी दुनिया में ना जैसे पाकिस्तान में मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम सही, लेकिन वो इंतज़ामी बुनियाद पे, सिंध, बलूचिस्तान, अर्बन, रूरल, वहाँ पर ज़ातों के हिसाब से निचली ज़ात का ये कोटा, बिल्कुल ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो मुसलमान तो चलो या दूसरे, वो अपने मज़हब में उनकी डिवीजन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ब्राह्मण के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। शूदर अगर उसने उसकी वो मुकद्दस किताब पढ़ ली, और ये कैटेगोरिकली है, अगर उसने मुकद्दस किताब तो कानों में उनका सीसा डाल दिया जाता था, उसको दूर दराज इलाकों में रखते थे। बिल्कुल। अब आप ये देखें जो उनके अपना इटसेल्फ रिलीजन, एक हमारा रिलीजन है, तो कि कैसे हमें ये इट वाज वाइटल, एब्सोल्युटली वाइटल, नहीं तो वो हिसाब होना था। जैसे वो कुद्दुसुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक खित्ते का नाम मेरे ज़हन से निकल गया कि वहाँ पर नाम
रामदीन, ये जैसे लाहौर में एक माधुलाल मसलन उनका एक है, वो आज तक कुछ लोग कहते हैं उसको डिटरमिन नहीं कर सके कि वो हिंदू और मुस्लिम, वो उस इलाके में रहते, गालन मेवात का इलाका था। तो हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारे पास वो रिलीजन है जो हर, और उस रिलीजन की बुनियाद पे वो कंट्री है कि जिसमें हर इंसान बराबर है, हर एक अपना राइट हासिल है, ठीक है ना। अगर मर्द को बाप की जरा वरासत में से है तो औरत को भी वरासत में से है। ये नहीं होता कि जहेज के नाम पे जो 2-4 चीज़ें दे दिला के फ़र्क किया जो अभी तो अपने घर। अगर राजा दाहिर को जब शिकस्त हुई थी तो उसके साथ गालिबन उसकी 50 जो ख़वातीन थी, बीवियाँ थी, वो भी साथ जल मरी थी। वैरस इस्लाम क्या कहता है कि जी अगर एक ऐसा वाक़या हो जाए, डिवोर्स या अगर बेवा, तो उसको एक बुरा हक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि मुसलमान कितना ब्रॉड वे, कितना सोचते हैं। फिर सर सैयद अहमद ख़ान की मैं बात करूँगा कि ये मसलन वो अगर बाइबल की तफसीर लिख सकते हैं और साथ वो एलोपैथिक के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, होम्योपैथिक की भी और बड़े उनके फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसे कि मुसलमान, और वही जो उज़मा ने बताया कि हमारा हॉरिजॉन्टल है, हम ब्रॉड तरीके से सोचते हैं। फिर आप ये देखें, हमें बच्चों को बताएं कि स्ट्रेटेजिकल लोकेशन आप अपनी देख लेंगे, सही, ठीक है ना। और ये मेरा अपना बिलीव है, आई मे नॉट बी इन दिस वर्ड दैट टाइम, कि वाकई किसी ने कहा है कि एक वक्त आएगा कि दुनिया पाकिस्तान से पूछ के चलेगी। वाह क्या बात, और वो आने वाला है। बाकी ये छोटे छोटे थ्रेट्स हैं ना, वो तो 1947 में पाकिस्तान बना था, कहा था 1 साल रह जाएगा, जी बिल्कुल, फिर 2 साल रह जाएगा, फिर इस पाकिस्तान का डिफिकल्ट हुआ, उसने कहा जी अब पाकिस्तान के बाकी 5 साल ही रह गए। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब इस पाकिस्तान ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है ना। आजकल पाकिस्तान 70-72 साल से, और अपने इस इकोनॉमी के बावजूद भी दुनिया की एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है आज भी, बिल्कुल एक स्टांस मौजूद है एक। और आप ये देखें, आप लेट्स टेक एग्जांपल, बाकी चलें अच्छी आप बहस कर सकते हैं। 1994 मुझे याद है, पाकिस्तान 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन था, क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, स्क्वाश। सही, मगर शायद कोई कंट्री हो जो भैया वक्त 4 कंट्री जो एक वक्त है, वो आफ्टर ऑल उसमें कोई स्ट्रेंथ है, उसमें पोटेंशियल है, बिल्कुल है, उसमें रेजिलियंस है, ठीक है ना। डेफिनेटली, और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है ना। द ओनली इस्लामिक कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर, बिल्कुल ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये छोटी छोटी नाहमवारियों को जो है वो हमवार बनाने के लिए किरदार अदा करें। और जिस तरह से पेरेंट्स के हवाले से बात हो रही है, टीचर्स के हवाले से बात हो रही है, तो ये काम उज़मा साहिबा यकीनन आप एग्री करेंगी मेरी बात से, घर से शुरू होगा। जब तक हम एक घर से ये काम शुरू नहीं करेंगे कि हम नाहमवारियों को हमवार करने के लिए इरादा करें और फिर कहीं ना कहीं किरदार अदा करें। बिल्कुल सही। इससे पहले मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगी। आपने कहा था रोल ऑफ टीचर्स, तो रोल ऑफ टीचर से पहले आता है कि टीचर्स आर बाउंड व्हाट इज रिटन इन द करिकुलम। तो फर्स्ट हमारी जो चीज़ है वो ये कि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम कि वी शुड चेंज द करिकुलम। हमें पाकिस्तान स्टडीज़ और हिस्ट्री दोनों को थोड़ा डिफरेंट रखना है। सही, देखिए हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं, डेट्स पढ़ा रहे हैं, इवेंट्स पढ़ा रहे हैं, वो एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, और शायद आपके प्रोग्राम तक मेरी ये बात अरबाब इख्तियार तक भी पहुंच जाए, कि हमें पाकिस्तान स्टडीज़ में स्पिरिट पढ़ानी है। हमें इससे मतलब नहीं है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, एग्जैक्ट डेट आप उसकी लिखें। हमें इससे मकसद है कि उसमें हुआ क्या था। हमें इससे मकसद 14 नकात अगर मुश्किल लग रहे हैं तो बस रटा लगा के आप उसको ये देखें कि वो क्या आप उसका निकालें। बिल्कुल, हमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमें अपना करिकुलम चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो मतलब परेशान होते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, जो साइंसेस के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले किताब खरीदते हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपनी मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 2 दिन में वो किताब उन्होंने पढ़ी और उन्होंने फटाफट उसको लिख दिया। इस चीज़ को ख़त्म करना है। इसको हमने बर्डन नहीं बनाना बच्चों के ऊपर, हमने इसको आसान करके, ये सोच है ना कि 50 नंबर है ये तो मिल ही जाएंगे। नहीं, हमने इसकी रूह तक पहुंचना है। बिल्कुल, अगर हम उसकी रूह तक पहुंच गए तो फिर हम आइडियोलॉजी तक पहुंच जाएंगे, और फिर वो जो हमने थोड़ा सा हमसे गुम होती जा रही है ना रास्ते में, कहीं हम भूलते जा रहे हैं कि हमने ये मुल्क कैसे हासिल किया था, तो शायद वो भूली बिसरी यादों के किसी दरीचे के अंदर हमें ये तमाम बातें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएं, और हमारे बच्चे शौक से पढ़ना है। बेशक आप 50 नंबर ही रखें, हम ज़्यादा डिमांड नहीं करते, लेकिन बच्चों को आप इतनी आसानी दें कि वो इसका पस मंज़र है कि किस तरह से पाकिस्तान बना और क्यों बना, और आज अगर हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं, अगर आज यहाँ पर हमारी एक वक़्त है, हमारी एक चीज़ है, हम उसको एक वर्थ है हमारी, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, बिल्कुल वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और फिर बात आपने की कि जी घर से शुरू होती है,
तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बचा है कि घर से शुरू होती है। हमने पैट्रियोटिज्म जो है ना, जिसे कहते हैं कि पैट्रियट जो हमने बनाना है वो हमने घर से स्टार्ट। बिल्कुल, बच्चे को बताना है बेटा तुम पहले मुसलमान और उसके बाद तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा जीना मरना उठना बैठना तुम्हारे वतन के लिए है। वो जो इतने खूबसूरत नगमे हुआ करते थे, एक वक्त था कि वो नगमे हर वक्त हमारी सांसों में महका करते थे। आज भी हम सुनते हैं तो एक अलग जज्बा, बिल्कुल एक वो जज्बा और एक वो चीज़ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो नगमे सुन के। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस चीज़ को रिवाइव करें, सही, म्यूज़िक में रिवाइव करें, एजुकेशन में रिवाइव करें, अपने सेमिनार्स में रिवाइव करें, अपनी ज़िंदगियों में रिवाइव करें। पाकिस्तानियत हर जगह मौजूद है, बिल्कुल, सिर्फ उसको जो है थोड़ा सा पेंट करने की ज़रूरत है। हम उसको अच्छे अंदाज में पेंट करें, अपने बच्चों को बताएं, उन्हें फ़ख्र महसूस हो। क्यों हमारे बच्चे जाके दूसरे मुल्कों में सेकंड डिग्री सिटीज़न बनते हैं और वहाँ की जो है वो वर्स्ट जॉब्स करते हैं। यहाँ से वो डिग्रीज लेके जाते हैं और वहाँ जाके वो और जॉब्स कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब उनकी डिग्री वहाँ पे हो जाती है उसके बाद उनको जॉब्स मिलती हैं। तो वाई नॉट हेयर, क्यों नहीं आप यहाँ पे ऐसा काम करते हो? आपकी तालीम, आपकी तरक्कियाँ, आपकी स्ट्रगल, आपकी अकल, आपकी हिम्मत यहाँ के लिए, बिल्कुल सारी सर्विसेज यहाँ के लिए हैं। आप पाकिस्तान के लिए हो। हमने सिर्फ अपने बच्चों को, अपने यूथ को ये बताना है कि बेटा आप पाकिस्तान के लिए हो। आपने अपनी हर चीज़ अगर पाकिस्तान पे रख दोगे तो फिर पाकिस्तान तो इतना वसी उसका कल्ब है, इतना वसी है कि वो आपको इतना कुछ देगा जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है। आप सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हो, आप वो इस्लाम के लिए भी कर रहे हो। बहुत खूब। तो आपने उसको, आपका मजहब और आपका वतन दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस चीज़ को समझ जाएं कि बजाय इसके कि हम जाके दूसरे मुल्कों में रुलना शुरू हो जाएं और कोई हमको पहचाने भी ना, अगर वही चीज़ें वो यहाँ पर दें तो हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह करेगा। ये मेरा ईमान है। अभी आबिद साहब बता रहे थे कि एक स्टॉक एक्सचेंज का, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गई है। और अभी आपका जो ये लॉकडाउन हुआ है, जो स्मार्ट लॉकडाउन था, इस स्ट्रेटजी को बाकी दुनिया जो है वो अपनाना शुरू हो गई है। और वो वक्त दूर नहीं, कभी कोविड-19 में सबसे पहले चीन ने इसको जो है वो हराया, उसके बाद ये जो है आपका न्यूजीलैंड ने इसको हराया, और बहुत उम्मीद है कि जो तीसरा बड़ा मुल्क होगा वो पाकिस्तान होगा, जो कोविड-19 से नबर्द आज़मा हो चुका है। तो बहुत 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 पॉजिटिव बातें हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपने बच्चों को पॉजिटिव रखना है, उनको बताना है बेटा बहुत है, बहुत कुछ है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला लफ्ज़ ही पाक है। वाह। तो आप इस अगर पाक से कहीं और जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं रहोगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और इसमें सिर्फ टीचर्स या वालिदैन का किरदार नहीं, अतीक साहब यकीनन आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि इसमें जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी हमारे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उन सब ने किरदार अदा करना है। चाहे वो एक ताजिर हैं, चाहे वो एक दर्जी हैं, चाहे वो एक बड़ा जो है वो कारोबार संभाले हुए हैं, या फिर एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, सब ने मिल के पाकिस्तान को जो है वो नरिश करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। देखें जी, जब पाकिस्तान बनाया था हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं आज, तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तानियों के लिए। जो इसमें रहने वाले होंगे इसमें पाकिस्तानी हैं, कोई दर्जी नहीं है, कोई किसी और प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है, कोई इसमें दीगर मज़ाहिब के हवाले से नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। और सबसे जो बुनियादी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं कि वो इक्वल राइट्स की है, सबको राइट टू लाइफ और दीगर राइट्स जो हैं वो इक्वालिटी की सतह पर हासिल हैं। तो उनका जो विजन था वो ये था कि हम इनको बिल्कुल आज़ादी से जो है बेहतर तरीके से अपने आप को, अपने मामलात को प्रोफेस करने का जो है वो मौका देंगे, जहाँ पर ये कर सकेंगे। इसमें तजर्बा गाह होगी जहाँ पर ये तजर्बात कर सकेंगे आज़ादी से। इसमें किसी किस्म का इन पर दबाव नहीं होगा, किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाएंगी। इस विजन को लेके जो है वो आगे चले थे। बाकी जो बात हो रही है नौजवानों को समझाने के हवाले से और बताने के हवाले से, देखिए ना, हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नौजवानों को समझानी है, उनको विज़न देना है, उनको उसके हवाले से तैयार करना है। आप देखें, हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की तो बात करते हैं, हमने कभी उन्हें बताया कि अल्लामा इकबाल ने कब लिखा था और क्यों लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर कुछ अर्से के बाद कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल ने ये भी लिखा कि मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। एक तरफ वो सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें, लेकिन कुछ अर्से के बाद उन्होंने पूरे दुनिया और जहान की बात की। उनका विजन जो है वो कैसे चल रहा था, वो क्या बेसिकली लिख के बताने की और समझाने की बात कर रहे थे। ये 2 लाइन्स ही अगर हम बच्चों को, नौजवानों को समझाना शुरू कर दें
और इसमें रोल की जो बात हो रही है, देखिए मीडिया का रोल आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए इस पे बड़ी डिटेल से जो है वो बात की। हमारा जो प्रिंट मीडिया है उनका अपना किरदार है वो समझाना शुरू करें, करिकुलम की बात हो रही है। आप देखिए ना, जब हमारा आज से अगर हम शुरू करें अपने नसाब में ये चीज़ें ऐड करें सही, और यहाँ से शुरू कर दें और फिर उसके बाद अब PhD और आगे की जो तालीमात हैं उन तक अगर हम यहाँ से ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेके जाएंगे, तब हम शायद इस काबिल हो सकेंगे कि हम नौजवानों को इस तरफ जो है वो समझा सकें और बता सकें। और फिर साथ साथ मैं बार बार बात करता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है, हमने माजी में नहीं रहना, माजी से सबक सीखना है और आगे फ्यूचर के लिए हमने तैयारी करनी है। और हम इसका जो कनेक्शन है वो जब तक नहीं बनाएंगे और जब तक इनका विजन और इनकी जो सोच है वो ब्रॉड नहीं करेंगे, तब तक हम इस हवाले से जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर लॉज को फॉलो करने के हवाले से बात की जाए तो आज अगर हम जो है पाबंद बन जाएं कि हमने तमाम कवानीन की पाबंदी करनी है, लॉज को फॉलो करना है, किसी लॉ को वायलेट नहीं करना, तो डेफिनेटली ये भी एक किरदार अदा करना है। देखिए ना, अब इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर ये दो चीज़ें हैं। हम मज़हब की, इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह बात करते हैं। इस्लाम के नाम पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नारा है, उसमें देखें जो तालीमात हैं। उसके बाद अगर आप इखलाकी तौर पर देखें, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है उनका मुतालिया करें, कायदे आज़म के वक्त की पाबंदी की बात करें, उनका अपना प्रोफेशनलिज्म चेक करें, उनकी जो लोगों के साथ इंटरेक्शन था उसके हवाले से अगर आप देखें और उनका जो किरदार रहा है उस सारे दौरानिए में, उसको अगर आप उसका जो है मुशाहिदा करें और आप उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने की कोशिश करें, फिर लॉज को फॉलो करने के हवाले से बात करें, कैसे वो जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, उनका स्टाइल क्या था, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे लिए मशाल राह हैं। हम इनको अडॉप्ट कर सकते हैं और हर एक इंडिविजुअल जो है इसको अडॉप्ट कर सकता है। इसी तरह कवानीन जो इस मुल्क के बनाए गए हैं उनको, उन पर अमल दरामद से क्या होगा, इस मुल्क का बुनियादी तौर पर फ़ायदा होगा। आपका तो डेफिनेटली है। अगर आप किसी किस्म के कानून को तोड़ते हैं, कोई भी कानून तोड़ते हैं, तो आप इस मुल्क के कानून को तोड़ रहे हैं। आप किसी का ज़ाती कानून तो नहीं है, ये इस मुल्क का कानून है और इसी मुल्क ने जो है आपको नाम और मकाम दिया है, इसी ने आपको पहचान दी है और आप इन रिटर्न आपको इसको क्या दे रहे हैं, ये सोच भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जहाँ और क्वालिटीज़ की बात हो रही है, आबिद साहब, अपने नौजवानों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से या पाकिस्तान के मौके पे बात हो रही है, तो फिर जो कायदे-ए-आज़म की शख्सियत थी उससे बेहतर मसलन रीसेंट हिस्ट्री में और कोई शख्सियत मसलन नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। कहते हैं कायदे-ए-आज़म ने कभी वक्त अपने लेट नहीं आए, कभी वादा खिलाफी नहीं की, कभी अपने अहद से कमिटमेंट करके नहीं, ठीक है ना। इसीलिए वो कहते हैं ना, इकबाल ही कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। हमारे एक रिश्ते में मामू होते थे, तो वो करारदाद पाकिस्तान जब हुई थी 1940 में, तो वो 23 मार्च को पेश हुई, 24 को। तो वो कहते हैं कि ऐसे जब कायदे-ए-आज़म स्पीच करने आए तो लोग हंगामा और नारे और क्या कहते हैं, तो वो खुद बताते हैं बाद में। अब वो कहते हैं ऐसे आता था, ऐसे किया, कहते हैं इट वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या बात, वाह। अब वो क्या चीज़ थी पिन ड्रॉप साइलेंस? मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैडम भी है, हमें बाद का स्टूडेंट्स को चुप कराना पड़ता है, बिल्कुल कराना पड़ता है, किसी को बाहर निकालना पड़ता है और लाखों के मजमूए को। व्हाट वाज दैट? ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत का पहलू है जो हम अपने नौजवानों को बताते हैं और हमें बताना चाहिए कि यू हैव टू बी अ डिसिप्लिन। हमारा मजहब भी तो हमें क्या सिखाता है? हमें डिसिप्लिन ही सिखाता है। डेफिनेटली नमाज, रोज़ा, हज और फिर हमारी जो ज़कात का सिस्टम है वो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। 5 वक्त की नमाज, सफाई, ऑर्गेनाइज होना सिखाता है, एक सफ में खड़ा होना सिखाता है। बिल्कुल, कोई उसमें रद्द-बदल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, कोई किसी किस्म की किसी को कोई इजाज़त नहीं। बड़ी अच्छी बात की आबिद साहब आपने। अब आपसे ही गुजारिश करना चाहूँगी, अपने मैसेज में कंक्लूड कर दें अपनी। बस मैं यही कहूँगा कि एक बात मैं ऐड करूँगा बल्कि अतीक साहब की, जी, कि पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर ओनली पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ मेंट फॉर होल ऑफ इस्लामिक कंट्री। वाह, डेफिनेटली। आप ये देखेंगे यहाँ से ही इस्लामिक दुनिया शुरू हो जाती है, यकीनन, और दैट गोज टिल अफ्रीका। बहुत खूब, ठीक है, बहुत खूब। और ये अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला ने जो हमें पाकिस्तान की शक्ल में जो एक तोहफा दिया है, उसकी
सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये बता दें कि इसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस, बिल्कुल इसकी आजकल जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान डिफेंस हिसाब से इज ऑलमोस्ट इनविजिबल, इसकी क्या सिग्निफिकेंस। बिल्कुल, अगर वो समझ लें तो यकीनन बाकी बातें भी समझ मैं कहता हूं कि वो खुद ही एक दे वुड बी अ कॉन्फिडेंट। वाह क्या बात है। अतीक साहब आपका क्या पैगाम है? मेरा तो एक शेर है, इस पे मैं चाहूँगा कि मेरे सुनने वाले हैं उसको एनालाइज करें, समझें कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था कि फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये क्या है इसका मकसद, इसको समझें। क्या बात है। उज़मा साहिब आपका पैगाम? बिल्कुल, मैं तो अपने नौजवान नस्ल से, अपने बच्चों से यही कहूँगी कि बेटा पाकिस्तान से तुम हो, अपने अपने वतन को, अपने घर को जो है वो अपनी उम्मीदों से, अपनी जो है ख्वाहिशों से, अपनी काबिलियत से इसको निखारो, इस चमन में बहार लेकर आओ और इस बहार के ज़ामिन तुम ही हो। ये बहार तुमसे ही आएगी, बेशक थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ये बहार तुमसे ही आएगी। क्या तो पैवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख। बहुत खूब। इसी पैगाम के साथ जो है आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।